गुड मॉर्निंग। सो के जग गए सारे लोग? पक्का? चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टर्न पे क्या पढ़ाया था? हरि नाम नहीं तो जीना। क्या चीज? दिखाओ 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 दिखाओ। लाओ दो एक बार। हाँ। हेलो 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 हेलो। ए सुनो। ओ ए, इधर देखो। अच्छा ये बताओ, कितने लोगों को ये समस्या होती है कि मैं जल्दी, जनरली ऐसा होता है कि थोड़ा तेज मैं खुद बोलता हूँ, ये मैं खुद मानता हूँ। थोड़ा तेज बोलते बोलते तुम्हारा तुम्हारा स्किप हो जाता है। तो तुम लोग सुनो 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 सुनो, एक बात बता रहा हूँ। होता है, जनरली होता है। सुनो मेरी बात सुनो। तुम एक काम क्या करो ना, थोड़ा सा रोक के वहीं पे मुझसे पूछ लिया करो, सर लाइन क्या है, तो मैं वापस बोल दिया करूंगा। तुरंत मतलब धीरे से बोल दो वहीं पे कि सर ये वाली लाइन छूट गई, ठीक है? अरे नहीं, एक चीज और समझो, दूसरी चीज, दो चीज होती है। सुनो 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 मेरी बात सुनो। ओ भैया, पहले शांत हो जाओ यार सारे लोग। ए अंकल, इधर देखो ना। हट। होता क्या है, कोई लाइन मिस हो जाए ना बेटा, तो तुरंत रोक के पूछ लिया करो। क्योंकि एक बात बता दूं, लाइन मिस होगी तो नुकसान तुम्हारा होगा, मेरा नहीं। पहली बात, ठीक है? अब दूसरी बात सुनो। कोशिश तुम भी करो थोड़ा तेज लिखने की। क्योंकि एक चीज समझो, मैं बता रहा हूं। आज नहीं, लेकिन आज से 5 लेक्चर बाद तब तो हैबिट डालनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि जैसे जैसे बर्डन बनेंगी चीजें, कुछ चीजें आपको भी वो करना पड़ेगा, समझिए। और दूसरी चीज, मेरे तेज बोलने का कारण क्या होता है? अगर तुमको तेज पे ना रखा जाए ना, तुम पहली क्लास में ऑलरेडी सो रहे होते हो। और इस पहली क्लास में ही मेरा एफर्ट सबसे ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि एक तो बड़ा वो है। अब बड़ा वो है तो भले ही माइक है तो क्या हुआ, गले से चिल्लाना ही पड़ता है। तो उससे प्रॉब्लम यह है ना कि आपको थोड़ा सा एक चीज समझिए, कि आप भी थोड़ा सा लिखने की थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड पे काम कीजिए। और मैं भी करता हूं थोड़ा सा कि आप लोगों को लिखवा दिया जाए, और बीच में बोल दिया करो फिर मुझे कि सर ये वाली लाइन छूट गई। तो वहां पे तुरंत हाथों हाथ लिखवा दिया जाए। एनीवे, कम टू द टॉपिक। क्या हमने पढ़ा था लास्ट वन पे? क्या? हाँ, एसिडिक बेसिक नेचर। सवाल सारे लोग सॉल्व करके आए हैं? नहीं करके आए हो? आओ इधर आओ। इधर आओ, सुनो सुनो। इधर आओ। अच्छा तुम लोग नहीं लगा क्या है यार, बक। अच्छा कितने लोग ट्राई किए भी थे? भाई तीन ही तो उसके अंदर कंसेप्ट है। रुको 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 रुको, मेरी बात सुन लो, सुनो सुनो सुनो। आपका सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। पहला कंसेप्ट क्या है? लेफ्ट। अरे यार, अगर मैं तुमसे बात करता हूं, पहला कंसेप्ट क्या है? लेफ्ट से अगर आप राइट जाएंगे, कहां से? लेफ्ट से राइट जाएंगे, ठीक है? तो एक बात मुझे बताइए, सोच के बताइएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम की इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? इंक्रीज होगी, बोलो हाँ या ना। अगर मैं बात करूं, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एच से बढ़ती चली जाएगी, बोलो हाँ या ना। अब जरा गौर से यहां पे सुनना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे ही बढ़ी, तुरंत क्या होगा? ए ओ एच है, लेट सपोज, क्या मैंने बोला? ए ओ एच। अब मैंने क्या बोला? ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एच से ज्यादा है। यानी कि ए क्या करेगा? ए बताओ। ए ओ बॉन्ड टूटेगा या ओ एच बॉन्ड टूटेगा? ओ एच बॉन्ड टूटेगा तो यहां पे क्या निकलेगा? एच प्लस आए। अगर लेट सपोज ए ओ एच होता, और मैंने कहा कि एच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा होती, तब यहां पे क्या टूटता, बोलो जल्दी? ए प्लस। और क्या बनता है यहां पे? ओ एच माइनस। यानी यहां क्या आ जाता? ओ एच माइनस। और यहां क्या आ जाता? एच प्लस। एसिड का काम है दुनिया में एच प्लस देना। एसिड का काम है दुनिया में, एसिड का काम है दुनिया में एच प्लस देना। लुईस एसिड का काम है दुनिया में कैटायन जनरेट करना। क्या बोला मैंने? लुईस एसिड का काम है केमिस्ट्री की दुनिया में कैटायन जनरेट करना। अब अगर मैं तुमसे बात करूं, मीडियम में H प्लस आया,
या OH माइनस आए, इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एसिडिक होगा मीडियम या कैसा होगा, बेसिक। सुनिएगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे। मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ज्यादा हो रही है H के कंपैरिजन में, तो आप मुझे बताइए आगे जाने पे H प्लस निकलना चाहेगा या OH माइनस? अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, इस डब्बे को पता है ना, कंसंट्रेशन वाला डब्बा कहते हैं, समझ रहा हूं मेरी बात को? तो कंसंट्रेशन, इसको पढ़ते क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। एक बात बताओ मुझे, अगर एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे बढ़ रही है? हाइड्रोजन से, हाँ या ना? तो एक बात बताओ, H प्लस निकलेगा मीडियम में या OH माइनस निकले? क्या निकलेगा? H प्लस। तो ये H प्लस निकलेगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का बढ़ना, इसका मतलब क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ का बढ़ना। इसका मतलब क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ का बढ़ना। कैसे? अरे भाई, एसिड का काम क्या है केमिस्ट्री की दुनिया? H प्लस देना है कि नहीं देना है? अगर कंटेनर में खूब सारा H प्लस है, इसका मतलब मीडियम कैसा है? एसिडिक। क्योंकि जितना ज्यादा एसिड होगा उतना ज्यादा H प्लस वहां प्रेजेंट होगा। हाँ या ना, मानते हो या नहीं? तो अब जरा गौर से सुनना, H प्लस की कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ी, आगे जाने पे क्या बढ़ जाएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ। अब थोड़ा सा यहीं पे ऑर्गेनिक वाला भी सुन लो, तुम्हारे लिए हेल्प हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक बार में क्लियर हो जाएगा पूरा कंसेप्ट। वहां पे जाके तुम्हें क्या समझाया जाएगा? के और पीके का रिलेशन। सुन बेटा, सब कुछ इसी से रिलेटेड है, बस ढंग से 1 मिनट सुन लेना। वो क्या बताया जाता है वहां पे ऑर्गेनिक वाले में? मैं तुम्हें बता रहा हूं क्या बताया जाता है, सुनना। एक्चुअल में ऑर्गेनिक नहीं, एज वेल एज आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर भी आपको पढ़ाया जाएगा, फिजिकल में भी आपको ये देखने को मिलेगा। ढंग से सुन लेना, एक ही बार सुन रहे हो, फ्रेशली अच्छे से सुनो। मान ले बेटा, मैंने कहा ये एक कंटेनर है, क्या है बोल जल्दी? कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर मैं बोरे भर के मैं क्या डाल देता हूं? HA, एक एसिड डाल देता हूं। क्या डाल देता हूं? एक एसिड। मेरे भाई, इसमें एक एसिड डाला। अब जैसे ही आपको पता है कि एसिड जब टूटेगा, एसिड जब टूटेगा तो क्या देता है? एसिड का काम क्या है दुनिया में? H प्लस देना। अच्छा, H प्लस क्या अकेले बनेगा या A माइनस भी बनेगा साथ में? अरे भैया, H और A के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 थे या नहीं थे? तो एक बात मुझे बताओ, H प्लस बनने का मतलब A ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए। अरे हाँ ना, बोलो। तो यहां पे H प्लस बना और साथ में क्या बना बोल बेटा? A माइनस। अब देख, यहां पे 2 लोग हैं, एक कौन सा है? H प्लस है, और एक कौन सा है? एनायन है। एक क्या है? एनायन, और एक क्या है? H प्लस। ढंग से सुनना, अगर मैं कहता हूं ये जो एनायन बन रहा है, इसको कोई जाके कान में ये बोल दे कि भैया तू आगे जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे स्टेबल होता जाएगा, तो क्या ये एसिड टूटने का मन बनाएगा या नहीं बनाएगा? ये मुझे बता। मान लो मैंने, ये 2 लोग थे, एक के कान में जाके कह दिया, भाई एक काम कर, हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ ले, बहुत खुश रहेगा, आगे जाके स्टेबिलिटी मिलेगी। तो एक बात बता, क्या ए के मन में एक बार ख्याल आएगा कि नहीं आएगा कि H के साथ बॉन्ड तोड़ लिया जाए? एक बार देखा तो जाए। अरे हाँ ना, बोलो भाई। और इधर मैंने H प्लस को आके बोल दिया, मैंने कहा तू कंसंट्रेशन में जितना बढ़ेगा ना, तू मीडियम के अंदर जितना बढ़ेगा ना, तू बोरे के अंदर जितना बढ़ेगा ना, लोग तुझे उतनी अच्छी निगाहों से देखेंगे और कहेंगे बड़े खानदान का है, अच्छा एसिड है। समझ रहा हो मेरी बात को? तो अब H प्लस के मन में भी लालच आ गया। अब भैया एक चीज समझना, H प्लस जितना ज्यादा मीडियम उतना ज्यादा एसिडिक। लेकिन H प्लस बनेगा कब? जब एनायन को दोगे स्टेबिलिटी। क्या दोगे? स्टेबिलिटी। एनायन क्या बोलता है? मैं H प्लस दूंगा लेकिन हमको चाहिए फुल इज्जत। समझ रहा हो मेरी बात को? क्या कहता है कि हम बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि A माइनस नहीं बना तो H प्लस कभी नहीं बन सकता है। प्रॉब्लम ये है, अगर A माइनस नहीं बना तो H प्लस कहां से बन जाएगा? ये बताओ मुझे। अरे बोलो भाई, कह सकते हो? शादी नहीं हुआ तो जोड़ा मान सकते हो? नहीं मान सकते हो। तो सिंपल सी बात है, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तो H प्लस आएगा नहीं। H प्लस आएगा नहीं मतलब A माइनस नहीं बनेगा। अब मैं उल्टा बोलता हूं, A माइनस नहीं बनेगा तो H प्लस नहीं आएगा। अरे हाँ ना, बोलो भाई। अब A माइनस जब आएगा, इसको लालच दे दो। किसका लालच दे दो? मीडियम में डाल दो, पता है क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या डाल दो बोलो जल्दी? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करे। अरे भाई, एनायन क्या है? चार्ज स्पीसीज है या न्यूट्रल है? ये मुझे बता। चार्ज और न्यूट्रल में स्टेबल कौन होता है? तो एक बात बता, अभी ये चार्ज है और बनना क्या चाहेगा? न्यूट्रल। तो क्या चाहेगा? कोई इसका चार्ज आए और खींचे। अरे हाँ ना, बोलो भाई। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। तो अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्यों चिपकाया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फिर से सुनना,
ये कैसा है, चार्ज है या न्यूट्रल है? बनना क्या चाहता है? तो इसके लिए इसको क्या अपना चार्ज हटाना पड़ेगा। चार्ज फूफा की वजह से तो आया नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन की वजह से आया। तो क्या मैं इसके अंदर से निकाल लूं कि ये स्टेबल हो जाए, बताना जरा। इलेक्ट्रॉन तो मैं कैसे ग्रुप को ले आऊंगा, विथड्रॉइंग। यानी ग्रुप कितने तरह के होते हैं, दो। एक होता है देने वाला, एक होता है डोनेटिंग और विथड्रॉइंग। तो हमने क्या चिपका दिया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे जैसे ये एनायन, देखो ऐसे अगर मैं बात करूं मीडियम में बन बन के गिर रहा है, तुरंत इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन छीन छीन के तुरंत एनायन को क्या कर दे रहा है, स्टेबल। तो क्या एक बात था, एसिड खटाखट 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 टूटता जाएगा या नहीं टूटता जाएगा? टूटता जाएगा। जितना ज्यादा एसिड टूटेगा उतना ज्यादा H प्लस भी आएगा, A माइनस भी आएगा। A माइनस को कौन स्टेबलाइज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। कौन स्टेबलाइज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ए कह रहा है, तो A माइनस को कह रहा है बनता जा मैं स्टेबल कर रहा हूं। तो क्या A माइनस तो स्टेबल होके जा रहा है, लेकिन मीडियम में किसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है? H प्लस का बढ़ना मतलब मीडियम का एसिडिक होना है, हाँ या ना। अब बात आती है कि जब ये टूटेंगे कुछ तो कांस्टेंट होगा सर, कुछ तो वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिसाइड की गई होगी। हाँ, उसको प्यार से कहते हैं के। क्या कहते हैं बोलो बेटा, के। क्या बोलते हैं, के ए का मतलब होता है एक, इसमें क्या बता रहा है, एसिड। ए का मतलब क्या है, एसिडिक। एसिड कह लो या एसिडिक कह लो, एसिड, ठीक है। एक मिनट, एसिड। और इसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये क्या है बोलो जल्दी, डिसोसिएशन कांस्टेंट। प्यार से इसको लोग बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड डिसोसिएशन, वर्ड क्या बोल रहा है, डिसोसिएशन, मतलब टूटना। अगर मान ले एसिड खूब ज्यादा टूट रहा है, खूब ज्यादा टूट रहा है, खूब ज्यादा टूट रहा है, मतलब के की वैल्यू ज्यादा है या कम है? सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं के अगर ज्यादा है, के अगर ज्यादा है, तो क्या एक बात बता, एसिड खूब टूटेगा या नहीं टूटेगा? कंसंट्रेशन किसकी बढ़ती जाएगी बता जरा। तो क्या मैं लिख सकता हूं, के बढ़ा तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन भी बढ़ गया, बोल हाँ या ना बेटा। अगर ये बढ़ गया, अगर ये बढ़ गया मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ी या घटी, बढ़ी। तो यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती है बोल बेटा, बढ़ती है। क्या करती है बोलो बेटा, बढ़ती है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती है, बढ़ती है। क्या ये बात समझ में आई? बहुत क्लियर सी बात है कि भैया के बढ़ा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बढ़ा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ी। पहला सवाल इस पैटर्न पे तुमसे जीओसी के अंदर पूछा जाता है। दूसरा पैटर्न, चूंकि यहां पे भी अभी मुझे 2-4 सवाल कराने, इसलिए मैं वहां का कंसेप्ट ला दे रहा हूं, यहां पे कवर कर दे रहा हूं। सुनना, अगर मैं दूसरी बात तुमसे करता हूं कि भैया मान लो H प्लस कब बनेगा सर, जब A माइनस बनेगा। यानी कि क्या उसकी भी स्टेबिलिटी पे बहुत कुछ निर्भर करता है या नहीं करता है? अगर मान लो जैसे ही एनायन बना, उसको मैंने तुरंत क्या कर दिया, स्टेबलाइज कर दिया। क्या कर दिया बोल बेटा, स्टेबलाइज। अब तुम एक बात बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन कैसे बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के जरिए या विथड्रॉइंग के जरिए? तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अरे हाँ ना बोलो भाई। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। अब जरा गौर से सुनना, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में भी अगर मैं तुमसे बात करता हूं, तो सबसे पहले कौन सा, माइनस आई, और कौन सा, माइनस एम, और कौन सा, माइनस एच। ये तीन होते हैं, ठीक है, ये तीन होते हैं। एक और माइनस ही होता है, वो आपको नहीं जानना है। खैर, अगर हम बात करें कि ये दो बातें ऐसी हैं जिन पे हमारा सवाल बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। सवाल मेरा ये है दोस्त, मैंने तुमको एक सवाल दिया, मैंने कहा CH4 ले लो। क्या ले लो, CH4। मैंने कहा तुमसे NH3 ले लो। क्या ले लो, NH3। मैंने तुमसे क्या कहा, H2O ले लो। और मैंने तुमसे क्या कहा, HF ले लो। अब एक बात बता बेटा, अभी मैंने क्या बोला, H एक एसिड है। चल ये H और A एसिड ऐसे मान लेते हैं, H एक एसिड है। एसिड का काम क्या है बोलो जल्दी दुनिया में, H प्लस देना। मुझे देखना है इसके अंदर क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या देखनी है बोलो जल्दी, एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है, ठीक है। तो अब जरा गौर से सुनो, CH4 में से आप एक बात मुझे बताओ, CH4 में से जैसे ही H प्लस निकालोगे क्या बनेगा, ये CH3 माइनस A माइनस बन गया, और साथ में क्या बनेगा बोल बेटा, H प्लस बनेगा या नहीं बनेगा? बाजू में बता क्या बनेगा, NH2 माइनस, और फिर क्या बनेगा, H प्लस। ठीक है, आगे बोल क्या बनेगा, OH माइनस, आगे क्या बनेगा, H प्लस। अच्छा, आगे क्या बनेगा बोल जल्दी, F माइनस, और नीचे क्या बनेगा, H प्लस। बहुत सुंदर सी बात है बेटा, ढंग से सुनना। एक्चुअल में सारा खेल जो है ना, वो सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, सब खेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। अब तुम देखो ना, कोई भी बच्चा हो
इसमें लगा के मुझे बता दे कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगेगा, मैं मान जाऊंगा। ऐसे सवालों में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कभी नहीं लगेगा। क्यों? मेरी बात ध्यान से सुन लेना, पूरी ऑर्गेनिक में बढ़िया तुम्हें मजा आएगा कि कभी भी कोई आयन देखो, कभी भी कोई आयन, खासकर एनायन की स्टेबिलिटी, जब भी एनायन देखो, जब भी एनायन देखो, सबसे पहले तुम्हें चेक करना है साइज। क्या चेक करना है? बोलो बेटा, साइज। क्या चेक करना है? साइज। साइज के बेसिस पे स्टेबिलिटी निकालना। नहीं निकले तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे जाना। किसके बेसिस पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और तब भी आंसर ना आए तब जाना तुम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे। किस पे जाना? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे। अगर ये 3 मूल मंत्र मेरे याद रखोगे, यकीन मानो दोस्त, कभी दिक्कत नहीं आएगी। एनायन के लिए सबसे पहले साइज देखो। अब हम साइज देखने चले गए। भाई कार्बन कौन से पीरियड का है बताना जरा, कौन से पीरियड का है? नाइट्रोजन कौन से पीरियड का? ऑक्सीजन कौन से पीरियड का? फ्लोरीन कौन से पीरियड का? साइज का कोई लोचा हो ही नहीं सकता है सर। समझ रहे हो मेरी बात को? साइज से मेरा मतलब पीरियड से देखना है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। अब जरा गौर से सुनना। अब क्या देखनी पड़ेगी तुमको? बोलो जल्दी। ईएन। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब एक बात बताओ, लेफ्ट से राइट जब तुम जा रहे हो तो एक बात बताओ मेरे भाई, क्या ईएन ऑफ ए बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। यानी कि एक बात बता, कंसंट्रेशन ये ज्यादा H प्लस आयन देंगे या नहीं देंगे? अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी तो एक बात बता, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा ये मुझे बताओ? HF, देन कौन होगा? H2O, देन कौन होगा? NH3, एंड देन कौन होगा? CH4। पक्की बात है, बात समझ में आई या नहीं है? एक और सवाल मैं तुमको देना चाहूंगा छोटा सा, वो भी सवाल देख लो एक बारी, क्योंकि यही दो मेजरली पूछे जाते हैं। वो सवाल क्या है सुनो। यहां पे मैं अगर तुमसे बात करता हूं, सवाल है कि मैंने ले लिया HF, मैंने ले लिया HCl, मैंने ले लिया HBr, और मैंने क्या ले लिया? HI। मेरे भाई इसके अंदर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। बताइए फटाफट बताइए फटाफट क्या होगा? आप लोगों को पता है बड़ी खूबसूरती से भाई, सुनना जरा गौर से, सुनो सुनो सुनो, एक मिनट एक मिनट। मेरे भाई HF के पास गया, मैंने पूछा क्या हाल चाल है, क्या करने आए हो जीवन में? कहता है एसिड के खानदान से हूं तो दूंगा। मैंने कहा क्या? बोला H प्लस। बाजू में क्या बनेगा दोस्त? F माइनस। Cl के पास गए, Cl से भी ऐसी पूछताछ हुई, काफी गुस्से में था, इधर देख लो, गुस्से में था थोड़ा। प्रॉब्लम पता है क्या थी? मैंने बोला Cl तुम्हारे बॉन्डिंग कैसी चल रही है हाइड्रोजन के साथ? कहता है सर नहीं बता सकता। मैंने कहा क्यों? बोला सर वो वाला मजा नहीं है। मैंने कहा अच्छा, लेकिन फिर भी करने क्या है वो जीवन में? कहा एसिड के खानदान का हूं तो H प्लस तो देना बनेगा ही। मैंने कहा उससे पहले दोगे या उससे बाद में? कहता है उससे पहले दूंगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोला आपको नहीं पता है। मैंने कहा नहीं। बोला देखो वो कौन से पीरियड का है? मैंने कहा सेकंड। मैंने कहा हाइड्रोजन, पूछा हाइड्रोजन कौन से पीरियड का? मैंने कहा फर्स्ट। बोला देखो वहां 1p और 2p की ओवरलैपिंग है, छोटे छोटे लोग हैं, तो वो क्या कर ले रहे हैं? अच्छी बॉन्डिंग कर ले रहे हैं। लेकिन यहां पे आप देखेंगे तो ये 1p का है, पहले पीरियड का है, लेकिन मैं कौन से पीरियड का हूं? थर्ड। सर आप समझिए साइज का मैटर आ जा रहा है, बहुत दिक्कत होती है। फिर आगे हम चले गए बीआर के पास, भाई तो फ्रस्ट्रेटेड बैठा था, मतलब वहीं सर फोड़ दे। कहता है तुम ही लोग इनऑर्गेनिक पढ़ाते हो ना? मैंने बोला हाँ। कहता है ये क्या बॉन्डिंग करा रखी है? मैंने कहा मतलब? बोलता है मैं 4p का, वो ठहरी 1p की। समझ पा रहे हो, कभी बॉन्डिंग नहीं हो पाती। आई तो भाई साहब अलग ही लेवल के गुस्से में था, तुमसे भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। तुरंत भाई साहब मैं मेरे जाने से पहले H प्लस दे के बैठा था, अलग होके बैठा था भाई। मैंने पूछा इतना उदास क्यों हो? कहता है सर बहुत बड़े वाला हूं और वो बहुत छोटे वाला। प्रॉब्लम ये है, अब सुनना जरा गौर से, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। सबसे पहली चीज मेरे भाई यहां पे एनायन फिर से आया है। देखो उससे देखोगे तुमको दिक्कत जीवन में नहीं आएगी। सुनना, एनायन आया, सबसे पहले क्या देखोगे? साइज। साइज मैटर्स ब्रो, समझ रहे हो? एक है बहुत छोटे वाला और एक है बहुत बड़े वाला। अरे हाँ ना बोलो। अब भैया जी एक बात समझिएगा, यहां ज्यादा फैलेगा या यहां ज्यादा फैलेगा? अबे चार्ज डिस्पर्सन बे, नीचे वाले में ना बड़ा वाला है तो ज्यादा फैलेगा, चार्ज डिस्पर्सन। समझ रहा हो मेरी बात को? तो चार्जवा जितना मूव करेगा एनर्जी भी तो उतनी ही निकलेगी, तो स्टेबिलिटी भी तो बढ़ेगी। बोलो हाँ या ना? यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा पार्क में ले जा कहें जॉगिंग करो, तब बढ़िया जॉगिंग कर पाओगे या बड़े पार्क में कर पाओगे? बढ़िया फिट कहां रह पाओगे? बड़े पार्क में। बस सिंपल सी बात है। तो यहां पे जरा गौर से देखो, सबसे पहली चीज I माइनस स्टेबल हुआ, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, और देन क्या हो गया? F माइनस। मेरे भाई इनके एनायन की स्टेबिलिटी इस बात का गवाह है,
इनके एनायन की स्टेबिलिटी इस बात का गवाह है कि आई सबसे पहले माइनस बनना चाहता था, Br उसके बाद बनना चाहता था, और साहब सच कहूं तो Cl और F तो उसके पीछे बनना चाहते थे। यानी कि अगर माइनस आपने बनना है तो आपने देना क्या पड़ेगा? H प्लस आयन। तो कौन H प्लस देने के लिए सबसे पहले तैयार हुआ इन सब में? HI। देन कौन देने के लिए तैयार हुआ? HBr। देन कौन तैयार हुआ? HCl। देन कौन तैयार हुआ? HF। अगर इस मूल मंत्र को तुम समझ गए तो तुम कोई सवाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3, मैंने तुमको दिया H2O और मैंने तुमको दिया H2S। मैंने कहा एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए इन दोनों के बीच में कंपेयर करके। कॉपी पेन उठाइए, कॉपी पेन, रफ 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 रफ, और सारे लोग सॉल्व कीजिए। मैंने पूछा कि कल सब कहां थे, हंस के बोले। अभी इस पे बहुत तगड़ा तगड़ा सवाल बनता है न्यूक्लियोफिलिसिटी वगैरह को। सॉल्वेंट में पोलर प्रोटिक में डालेगा, कभी पोलर एप्रोटिक में डालेगा, कभी SN1 में घुसाएगा, कभी SN2 में घुसाएगा, बड़ा मजा आता है। हाँ, हाँ, सेम पीरियड बोला था ना, पीरियड के रिस्पेक्ट में वो साइज का रिलेशन है। ठीक है, जेड इफेक्टिव से कोई लेना देना थोड़ी है उसका। अब वो एटॉमिक फॉर्म से वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में जा चुका है। आप वहां पे ये चीज नहीं देख सकते, वहां पे आपको क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखना पड़ता है। ठीक है, साइज के रिस्पेक्ट में अरे भाई लिख लेना यार। एक्चुअल में क्या होता है आपको मैंने बहुत क्लियर है यार, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोला है, थर्ड पीरियड की ज्यादा होती है कंपेयर टू सेकेंड पीरियड के। ये बेसिकली अक्सर ये सवालों में, जैसे ये दोनों सवाल हैं इसमें चेक करने के लिए। साइज की भी लिमिटेशंस है, वो सारे ग्रुप में नहीं लगता है, कोई सेकेंड थर्ड फोर्थ मैक्सिमम यही यहां तक ही लगते हैं इफेक्ट्स। उसके बाद बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है, जहां के आगे इनऑर्गेनिक बदनाम होनी चाहिए थी उससे पहले ही हो गई। बताओ भैया आंसर क्या होगा? एक बात तो क्या, एक बात तो नीचे जाओगे साइज बढ़ेगी, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ेगा, पक्की बात है, बोलो हाँ है ना? तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये कितने लोगों का आया है? कितने लोगों का नहीं आया है? अब भैया जी कल कंक्लूजन लिखवाया था, कंक्लूजन में पहले ही बोल दिया था 17 का हाइड्राइड, 16 का हाइड्राइड और 15 का हाइड्राइड। ठीक है, इनके लिए याद रखना कि ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या बढ़ेगा? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ता है और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो इसको ये तीनों इंपॉर्टेंट मार्क कर लोगे भैया। ठीक है, बैठे बैठे मैंने अपना काम कर लिया बस। लो अगला सवाल बताओ, उसमें अब एक एक सवाल पे डिस्कशन कर लेते हैं यार, आ जाओ एक एक सवाल पे। सवाल क्या क्या है उसमें बताओ, डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल कौन सा था? LiOH BeOH का होल ट्वाइस, और उसके बाद से H3BO3 दिया होगा ना। ठीक है, BeOH का होल ट्वाइस और बेसिक नेचर पूछा होगा। तो बस सिंपल सा तो है यार, बहुत सिंपल सा है। इसमें बेसिक नेचर पूछा था, तुमको मैंने बोला था 2-3 कंक्लूजन है, बस उनको याद रखना होता है। पहला कंक्लूजन मैंने क्या बोला? पहला कंक्लूजन, लेफ्ट से राइट जाते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए बढ़ती है, जिसकी वजह से H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ती है और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। कुल मिला जुला के सर हमको क्या याद रखना है? तुम ऐसे याद रखो ना, लेफ्ट से राइट जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बस क्लियर। तुम बस इतना याद रखो। अगर तुमको ये ऑर्गेनिक में आ जाए जब समझ में, तब तुम्हें ये याद नहीं करना पड़ेगा, तुम खुद ब खुद लिख लोगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये उस समय पढ़ना पड़ेगा तुमको। ठीक है, मास्टर तो समझा देगा लेकिन तुम नहीं समझ पाओगे। तो लेफ्ट से राइट जाते हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, चाहे वो ऑक्साइड हो चाहे वो हाइड्रोक्साइड हो। मैं पहले लिख दे रहा हूं, ऑक्साइड दे दे या फिर वो तुमको क्या दे दे, हाइड्रोक्साइड। दूसरी, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या होता है, टॉप टू बॉटम,
टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के घटने के कारण, ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ क्या, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड क्या कर जाती है, बोलो जल्दी, बढ़ जाती है। लेकिन यहीं पे मैंने एक और बात बोली, एक्सेप्ट ग्रुप नंबर, यहां पे बोली थी अगर लास्ट टाइम पे अगर आपको याद हो, ग्रुप कौन कौन सा, 15, 16, 17 के हाइड्राइड, याद रखना वर्ड क्या मैं बोल रहा हूं, हाइड्राइड, जहां पे सिर्फ हाइड्रोजन जुड़े होंगे, इनके लिए ऊपर से नीचे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती है, बढ़ती है। टॉप टू बॉटम, यहां पे लिख दे रहा हूं, टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ये दो बातें हो गई। अब जरा गौर से यहां पे आ जाओ, एक और बात ध्यान रखना, तीसरा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। बस इसी तीन पे तुम्हारा पूरा सवाल निपट जाएगा। आ जाओ इधर देखो, मैंने क्या बोला था, लेफ्ट से राइट जाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती है, बढ़ती है। आ जाओ, पहला सवाल क्या बोला था, पहला सवाल आपके सामने LiOH है, लिथियम के बाद बेरिलियम के बाद बोरॉन, ठीक है, लेफ्ट से राइट का केस बन रहा है या नहीं बन रहा है। हमने क्या पूछ रखा है, बेसिक नेचर, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, H3BO3, उसके बाद कौन होगा, BOH का होल ट्वाइस, उसके बाद कौन होगा, LiOH। लेकिन ऑर्डर क्या पूछा हुआ है, बेसिक, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, LiOH, BOH का होल ट्वाइस, H3BO3। नेक्स्ट आगे बताओ, आगे बताओ, अगला कौन सा सवाल है, LiOH, NaOH, KOH, अरे यार ये तो सिंपल सी, RbOH, अब CSOH। अब जरा गौर से यहां पे सुनो, यहां पे सुनो जरा गौर से, ये देखो दूसरे पैटर्न पे, सारा सवाल नहीं करूंगा, बता दे रहा हूं दो चार को सॉल्व करके, ठीक है, करना। टॉप से बॉटम जाओगे, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, तुमको तो ये भी नहीं याद रखना, भाड़ में जाए, तुमको बस ये याद रखना है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड क्या करेगी, बोलो जल्दी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे बताओ, ये क्या है, लिथियम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब एक बात बताओ, क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे जाने बढ़ेगी या घटेगी, तो LiOH से ज्यादा बेसिक NaOH, NaOH से ज्यादा KOH, KOH से ज्यादा RbOH, RbOH से ज्यादा CSOH, इसीलिए कहा जाता है मोस्ट बेसिक। इसको क्या बोला जाता है, मोस्ट बेसिक, याद रखना, ठीक है। खैर एनीवे, आते हैं हम आगे, आते हैं और बताओ अगला सवाल, B2O3, यस, ऑक्साइड वाला भी एक सवाल था, CO2 और N2O5, बहुत क्लियर कट बात है भाई, देख लो जरा गौर से, अगर आप देखोगे यहां पे, तो एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना होता है, -2, कितने ऑक्सीजन है, 3, चार्ज कितना आया, -6, -6 को बैलेंस कितने करना है, 2 बोरॉन को, एक के ऊपर कितना आएगा, +3, दूसरे के ऊपर कितना आएगा, +3, पक्की बात है, बोलो हाँ है ना। कितने ऑक्सीजन है, 2, चार्ज कितना आया, -4, क्योंकि एक की वजह से -2, तो 2 की वजह से -4, यहां पे चार्ज कितना आ गया, +4, यहां पे क्या आ गया, +4। आगे और चलो, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, -10, -10 का मतलब 2 नाइट्रोजन के ऊपर, यानी एक के ऊपर +5, दूसरे के ऊपर कितना हो जाएगा, +5, तो ये कितना हो गया, +5, तो ये +3, +4, +5। मैंने वैसे ही बोला है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, अभी यहीं पे बताया था, देखो यहां पे मैंने बोला ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और इस पैटर्न के मैंने काफी सवाल तुमको करा ही दिए हैं। अब तुम चुन के बता दो 2 सवाल, और तुम लोगों में से 2 सवाल नहीं, इस रो से एक सवाल चुन लो, इस रो से एक सवाल और इस रो से एक सवाल, वही करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा मैं, उसके बाद आप घर पे बैठ के करते रहना। आंसर अपलोड कर दूंगा मैं। बोलिए, कोई एक एक सवाल तीनों रो वाले दे दीजिए भाई, आपसी सहमति कर लीजिए और एक एक सवाल दे दीजिए, बांट दीजिए। कोई सवाल देख लीजिए एक बार, अगर रफ एंड टफ लग रहा हो कि नहीं हो पाएगा हमसे, अभी पूछ लेते हैं, क्योंकि बाकी सब तो तीनों कंसेप्ट पे बेस्ड है, ये वाला मैंने अलग से करा ही दिया है आपको। फर्स्ट स्लाइड, हाँ, ये कहां पे, और पीछे नहीं भाई, पीछे जाऊंगा तब तो खत्म हो गया पेज, कौन सा बताना, ये वाला, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वैसे भी वीक फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एसिडिक स्ट्रेंथ से क्या रिलेशन, कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, आई जस्ट वांट अ क्लू। बाबू पहली चीज तो ये समझो, आप पहले बैठिए,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है, एक होती है सिमेट्रिकल, एक होती है अनसिमेट्रिकल। और दोनों बड़ा वीक अट्रैक्टिव फोर्स है जो विदाउट इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट से बना हुआ है। और वो जनरली पता है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड के फॉर्म में। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? लिक्विड के फॉर्म में वो ज्यादा एग्जिस्ट करता है। अब आप ये कह रहे हैं HF के अंदर यहाँ पे बॉन्डिंग होगी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, होगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए एसिड जो होता है ना, किसी का मन कभी देने का होता है कुछ? तुमसे अगर 2 रुपया मांगा जाए तुम दोगे किसी को? नहीं ना। एसिड का भी मन नहीं था देने का। पता है क्या है, जो लेने वाला आ गया ना, जो लेने वाला आ गया वो छीन के ले जाता है। और छीन के कैसे ले जाता है? वो पहले देखता है कि कब छीनूंगा, कहां एनायन बनेगा और कहां स्टेबल बनेगा। समझ रहे हो? तो उसका इलेक्ट्रॉन जल्दी छीनता है। आपको क्या लगता है H+ ऐसे राह चलते मतलब कह रहे चलो एज मन है दे देता हूं? तब तो ऐसे तो हर वक्त एसिड जो हो वो फैला ही रहे। ऐसा नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या होती है, आप एक चीज समझिए कि आपने कोई भी एसिड लिया, वो रिएक्शन के जरिए H+ दे रहा है। अब कौन निकाल रहा है सर H+? अरे यार सिंपल सी बात है, संसार का एनायन जितना भी है, एनायन का सपना ही है जीवन का पहला रिएक्शन एसिड बेस। एसिड बेस के लिए उसको चाहिए क्या? एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिड देता नहीं है, छीना जाता है। लेकिन इतना तुम्हारे काम का ही नहीं है, तो जानो बस इतना ही कि एसिड देता है। ठीक है, हाँ बोलो और क्या बोल रहे थे? हाँ, 15 नंबर क्या सवाल है भाई? अरे यार मैं मुंह से बोल देता हूं। ये दिया है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सवाल क्या है बोलो जल्दी? CeOH का होल थ्राइस, सीरियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद से आगे क्या दिया हुआ था? गैडोलिनियम। गैडोलिनियम कहां गया भाई? 15 नंबर। अच्छा, यूरोपियम आ गया है। EuOH का होल थ्राइस, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो ये क्या दिया हुआ है आपका? GD। अबे कैपिटल D नहीं लिखते हैं, हद गधा, कैपिटल D लिख दिया है GD में। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? Lu। Cu नहीं भाई, Lu था ये। LuOH का होल थ्राइस हो सकता है। ये D सुधारो पहले तो, ये लो पकड़ो, किसका था ये? D। अब जरा गौर से यहाँ पे सुनो, यहाँ पे सीरियम कितने में है? +3 में, यूरोपियम +3 में, GD +3 में, Lu +3 में। अब एक बात मुझे बताओ, आगे जैसे जैसे आप जाएंगे, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, F इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए, लेफ्ट से राइट जब आप जाते हैं तो मैंने आपसे क्या बोला है? मैंने आपसे क्या बोला है कि लेफ्ट से राइट जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है या घटती है? तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? खत्म। और बता दीजिए इस रो से भी एक। हाँ, 12 बता दो भाई क्या है? Cr2O3। अरे यार ये तो ऑक्सीडेशन नंबर का है। CrO और क्या है? CrO3, Cr2O3। एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज -2, प्लस काउंटर कितना होगा? प्लस, तो ये +2 बन गया। यहां पे देखो, एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज -2 इंटू 3 कितना हो गया? -6। मतलब क्रोमियम पे कितना चला जाएगा? +6। आगे आ जाओ, एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज -2, 3 ऑक्सीजन की वजह से -6। -6 कितने में बटेगा? 2 में। कितना कितना बन के? +3। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। उसके बाद से कौन हो जाएगा? +3। उसके बाद कौन हो जाएगा? +2। 1 2 3 एसिडिक स्ट्रेंथ अगर पूछा था तो। और बताओ, और इधर का गया वैलिडिटी इधर? 10वां क्या है? अरे यार ऑक्सीडेशन नंबर ही तो है, HCl लो। HCl लो, एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना हो गया? -2। आगे गए तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। तो और चार्ज बढ़ेगा, तो Cl पे भी चार्ज बढ़ेगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? HClO3 में और चार्ज बढ़ गया, HClO4 में और चार्ज। एक में +1 है, एक में +3 है, एक में +5 है, एक में +7। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। थर्ड वाला फैक्टर। और बोलो सवाल। 6 बोलो बोलो, कौन सा है? H2SO4, H3PO4 एंड HClO4। पहले कौन आता है? फास्फोरस। देन कौन आता है? सल्फर। देन कौन आता है? क्लोरीन। लेफ्ट से राइट जाओगे, आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा HClO4, देन कौन हो जाएगा? H2SO4, देन H3PO4। हो गया बस। हाँ 14 बोलो बोलो, 14 क्या है? 14 क्या है बोलो? अरे यार ये तो सिंपल से लेफ्ट टू राइट, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। स्कैंडियम +2 बनता नहीं इसलिए नहीं लिखवाया था। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। लेफ्ट से राइट जाओगे, EN बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना। इतना सोचना ही नहीं है तुमको। आ? सब पूछ ही लो हमसे,
खुद क्या करोगे बे तुम लोग, मजा मारोगे। भाग आगे हेडिंग लगाओ सारे लोग, आगे हेडिंग लगाएंगे सारे लोग। अच्छा 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 अच्छा, यस यस यस। हाँ वो इंपॉर्टेंट सवाल ना, वो फर्जी सवाल तुम लोग एक्सप्लेन करवा रहे हो। आओ बेटा तुमको पहले समझाते हैं। मिक्स्ड ऑक्साइड मैंने बताया था कितने होते हैं, तीन। कितने होते हैं, तीन। कितने होते हैं, तीन। अब इसकी इंपॉर्टेंस समझ लेना। पहली चीज मैंने आपको क्या बोली थी, पहला ऑक्साइड बताइए। मिक्स्ड ऑक्साइड में पहला कौन सा बताया था, Fe3O4। क्या एक बात बताओ, यहां पे जरा गौर से देखो। हाँ यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो जरा गौर से देखो, Fe3O4 यहां से एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो ये कैसा ऑक्साइड है, मिक्स। सर किसका किसका है, तो FeO को निकाल दो, बचे कितने Fe ये मुझे बताओ, दो। अच्छा ऑक्सीजन कितना बचा है ये मुझे बताओ, तीन। तो Fe2O3। क्या मजा मिलता है आपको इसे। अरे भैया K2Cr2O7 की प्रिपरेशन करोगे तो वहां पे जाके पढ़ोगे क्रोमाइटोर। क्या पढ़ोगे, क्रोमाइटोर। फिर उस क्रोमाइटोर को बोला जाएगा मिक्स्ड ऑक्साइड है, ऐसा डीएनए ब्लॉक ने लिखा है। वो यही है चाचा, यही उपयोग में आता है। तो आपको क्या मजा मिल गया इसको ऐसे तोड़ के लिखने से, इससे मजा पहले मुझे ये मिला कि मुझे ये पता चला ये एक तो मिक्स्ड ऑक्साइड है, तो एनसीईआरटी की पहली बात क्लियर हुई मेरी। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन पूछा जाता है, तो एक बात बता, एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना होता है बेटा, -2। तो आयरन कितने में हो जाएगा, +2 में। अच्छा यहां पे एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज -2, तो तीन ऑक्सीजन की वजह से, तो एक आयरन पे कितना आएगा, +3 +3। पक्की बात है, बोलो हाँ है ना। +2 वाले को फेरस आयन बोला जाता है। अस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में लगता है, एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो फेरस फेरिक। अगर मैं तुमसे बात करूं, अगर Sn2+ को स्टेनस बोला जाता है तो Sn4+ को क्या बोला जाएगा, स्टैनिक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, स्टैनिक बोला जाएगा। नाइट्रोजन को अगर मैं बात करता हूं, लोअर में नाइट्रस बोला जा सकता है, तो हायर में भी क्या बोला जाना चाहिए, नाइट्रिक। फॉस्फोरस को अगर लोअर में अस बोला जाता है तो हायर में फॉस्फोरिक। अगर सल्फर को लोअर में सल्फ्यूरस बोला जाता है तो हायर में सल्फ्यूरिक। एनीवे उसका अभी हमें जरूरत नहीं है, यहां पे अभी ढंग से बस सुनिए कि मैं बात करता हूं। पहली चीज मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल जाती है। दूसरी चीज, इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी जब आप प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। बस इतना ध्यान रखिए, एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कहां काम आएगा, प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 में। नेक्स्ट अगर मैंने तुमसे बात किया था, वो क्या बोला था तुमसे, Pb2O3। मैंने तुम्हें बोला था ये किससे मिलकर बना है, PbO, और किससे मिलकर बना है, PbO2। ऐसा क्यों बोला था, देख बेटा अब एक बात बता, मुझे सोच के बताना। एक्चुअल में तू जब इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ता है, याद है ना इनर्ट पेयर इफेक्ट, नहीं याद है, मत याद हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला जाता है, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, किसके अंदर बोलो जल्दी, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बोला जाता है। यानी कि Sn+2 इज मोर स्टेबल या +4, Sn+4 ही होता है नालायकों, ठीक है। Sn नहीं होता है, वो तीन अलग हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। पहला कौन सा है, थैलियम, उसके आगे जस्ट लेड, और उससे आगे कौन सा है, Bi। बस इन तीनों के लिए तो ये +1 में ज्यादा स्टेबल या +3 में, पहले +1। ये कितने में, +2 में या +4 में, +2 में। अच्छा ये +3 में या +5 में, +3 में, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, लेड किस में स्टेबल है, पीबी को देख के बताओ किस में ज्यादा स्टेबल है, +2 या +4, दो ही एग्जिस्ट करती है। इसको देखोगे तो क्या पता चलेगा, यहां पे देखो एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना है, कितने ऑक्सीजन है टोटल, चार्ज कितना आया, इसको काउंटर करने के लिए कितना चाहिए, +6। यानी लेड कितने में आ जाएगा, बोल जल्दी, +3। एक लेड कितने में आएगा, +3। लेड दो है ना भाई, तो एक लेड कितने में आया, +3। +3 में तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो एक्चुअल में बात आती है फिर कैसे एग्जिस्ट करता है, तो मिक्स्ड ऑक्साइड बनके। यही रीजन ऊपर भी एप्लीकेबल है, ये किसके साथ एग्जिस्ट करता है, फिर मिक्स्ड ऑक्साइड। कैसे, एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना आता है बताना जरा, तो यहां पे कितना चार्ज आ जाएगा। अच्छा एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना है, तो एक बात तो कितने ऑक्सीजन है, तो यहां पे चार्ज कितना आएगा, +4। तो या तो वो +2 में रहेगा या वो किस में रहेगा, +4। इसी तरीके से आपसे सवाल में तीसरा, अब मैं सवाल पूछता हूं, देखना यहां पे ढंग से, Pb3O4 का डीकंपोजिशन बताओ कैसे होगा। डीकंपोजिशन मैं पूछ लेता हूं, अब बताओ क्या होगा। Pb3O4, Pb या तो किस में एग्जिस्ट करेगा, +2, या किस में एग्जिस्ट करेगा, +4, +2 या +4।
तो ये कैसे टूटेगा, PbO प्लस PbO, कितने पीबी गायब हो चुके हैं, 2, बचा कितना है, 1। अब यहां पे क्या बन जाएगा, PbO2। यही डिकम्पोज होके बन सकता है, तो यहां पे थर्मल डिकम्पोजिशन भी इनका पूछा जा सकता है कि मान लो भैया हीट करूं तो क्या बनेगा, मान लो भैया हीट करूं तो क्या बनेगा, आप मुझे ये बताइए। तो चूंकि ये मिक्स्ड है तो याद रखिएगा इनके केस में कि क्या बनता है, 3 मिक्स्ड ऑक्साइड, पहला कौन सा Fe2O3, दूसरा कौन सा ये आपका PB2O3 और तीसरा कौन सा PB3O4। ठीक है, रेड लेड इसे सिंदूर भी कहा जाता है, पॉइजनस होता है, आगे चल के बताऊंगा। तो ये बात हो गई। अब आ जाओ, एनहाइड्राइड बताया था आई थिंक, राइट। एनहाइड्राइड, देख बेटा एनहाइड्राइड क्या होता है पहले ये समझ। जब कभी केमिस्ट्री की दुनिया में आपने 2 एसिड को मिला दिया, किसको मिलाया बोलो जल्दी, 2 एसिड को, 2 एसिड को आपस में मिला दिया, क्या कर दिया, 2 एसिड को आपस में मिला दिया, और इनके अंदर से क्या किया आपने, पानी उड़ा दिया। 2 एसिड को भिड़ाया, पानी को उड़ाया, 2 एसिड को भिड़ाया, पानी को उड़ाया, क्या बोला मैंने, 2 एसिड को मेरे भाई भिड़ाया आपने, क्या किया, 2 एसिड को भिड़ाया और पानी को उड़ाया, तो बनने वाली चीज का नाम होता है एनहाइड्राइड। क्या नाम होता है बोलो जल्दी, एनहाइड्राइड। पहले शुरुआत करता हूं जहां से इसका जन्म हुआ है। भैया जी आप लोगों को पता है ये क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है OH। क्या आप लोग जानते हैं ये एक एसिड है, ठीक है। अच्छा मैंने ऐसे ही दूसरा एसिड ले लिया, ये रहा OH, ये रहा C डबल बॉन्ड O, और ये क्या रहा CH3। अब भाई एक बात बताओ, जैसे ही आप इनको करीब ले जाओगे हीट दोगे, क्या दोगे, हीट दोगे, तो क्या आप मुझे एक चीज सोच के बताइए, पानी उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। जैसे ही पानी उड़ा मेरे भाई यहां पे क्या बनेगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, आजू में क्या बना O, बाजू में क्या बना C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसे हम क्या बोलेंगे, वो एसिटिक एसिड था, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब मैंने तुमसे कहा कि मान लो ये तो पहला सवाल है, दूसरा सवाल ये ले लो कि ये रहा HNO3, क्या रहा HNO3, और ये दूसरा क्या रहा HNO3 रहा। अब इसमें से क्या कर दो, पानी उड़ाओ, क्या दोनों हाइड्रोजन उड़ जाएंगे या नहीं उड़ जाएंगे, ऑक्सीजन भी उड़ जाएगा या नहीं उड़ जाएगा। कितने नाइट्रोजन बचे बताओ जरा फटाफट, कितने नाइट्रोजन बचे हैं सोच के बताओ। अच्छा ऑक्सीजन कितने बचे हैं बताना जरा, कितने बचे हैं, 5, N2O5। 2 एसिड को भिड़ाओगे, पानी को उड़ाओगे तो एनहाइड्राइड ही पाओगे। अरे हाँ ना बोलो भाई, 2 एसिड को भिड़ाओगे, पानी को उड़ाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एनहाइड्राइड। अब आ जाओ, जैसे तीसरा सवाल मैं देता हूं, मैंने तुमसे बोला भाई ये लो HNO2, क्या ले लो बोल बेटा, HNO2 ले लो, दोनों सेम एसिड, ये नाइट्रिक था ये नाइट्रस है, ये नाइट्रिक था ये नाइट्रस है, पानी उड़ा दो, पानी उड़ा दो, पानी उड़ा दो, समझ रहे हो, हम तो पानी उड़ा इधर देखो, यहां पे नाइट्रोजन कितने बचे, 2। अच्छा ऑक्सीजन कितने हैं, 2 1 3। N2O3 इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड, किसका है, नाइट्रस। अब तुम्हारे मन में खुरपाती दिमाग आया, सर एगो नाइट्रिक उठाओ, कौन उठाओ, नाइट्रिक, और एगो कौन सा उठा लो सर, नाइट्रस। अब करते हैं, देखते हैं, मजा आएगा। तो ये देखो नाइट्रिक ले लिया, नाइट्रस ले लिया, पानी उड़ा दो, पानी उड़ा दो, पानी उड़ाए तो क्या बनेगा बोलो जल्दी, N2O4। इस बात से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि भाई N2O5 इज एनहाइड्राइड ऑफ किसका बोलो, नाइट्रिक नाइट्रस, किसका है, नाइट्रिक का या नाइट्रस का, इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक HNO3। HNO3 को बोला जाता है नाइट्रिक, क्या बोला जाता है, नाइट्रिक, क्या बोला जाता है, नाइट्रिक एसिड, क्या बोला जाता है, नाइट्रिक एसिड। अब आ जाओ, N2O3 इज एनहाइड्राइड ऑफ किसका बोलोगे, नाइट्रस, क्या बोलोगे बोलो बेटा, नाइट्रस इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस। नाइट्रस का फॉर्मूला HNO2, तो इसको अपन बोलेंगे नाइट्रस, ठीक है। अब जरा गौर से सुनना, N2O4 ये सिंपल एनहाइड्राइड, देखो ये तो सिंपल थे, कैसे सर, दोनों एक ही एसिड से बन रहे हैं, ये जो बन रहा है ये एक ही एसिड से, ये जो बन रहा है एक ही एसिड से, तो बताओ ये सिंपल है या मिक्स्ड है, पहले ये मुझे बताओ, ये दोनों कैसे हो गए, सिंपल। तो यहां पे ये भी लिखना बनता है कि ये दोनों कैसे होते हैं, सिंपल, ये कैसा है, सिंपल एनहाइड्राइड है, ठीक है, सिंपल एनहाइड्राइड, और ये भी कैसा है, सिंपल, सिंपल एनहाइड्राइड है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, ये सिंपल है या मिक्स्ड है, तो जवाब क्या है बेटा जी कि ये क्या होता है बोलो जल्दी, मिक्स। ये कैसा होता है, मिक्स्ड। पहली चीज ये मिक्स्ड है। दूसरी चीज आप मुझे सोच के बताइए जरा गौर से कि ये बताइए ये किसका है, इज एनहाइड्राइड ऑफ, मिक्स्ड है तो किसका है, इज एनहाइड्राइड ऑफ बोथ, इज एनहाइड्राइड ऑफ बोथ, इज एनहाइड्राइड ऑफ बोथ, इज एनहाइड्राइड ऑफ बोथ, इज एनहाइड्राइड ऑफ बोथ। कौन कौन सा, HNO2 एंड HNO3,
दोनों का होता है, नाइट्रस का भी होता है और नाइट्रिक का भी होता है। यही बात मैं आपको बताना चाहता था, इसको छाप सकते हैं आप सॉल्यूशन में। फिर हम आगे चलते हैं, डेवलपमेंट्स। इसके बाद भी कोई सवाल करवाया था क्या? डिस्प्रपोर्शनेशन वो तो करवा ही दिया था। इसके बाद डिस्प्रपोर्शनेशन रिक्वेस्ट लिखवाई थी मैंने कि Cl2 डिस्प्रपोर्शनेट होता है। S3 Mn3 हाँ Mn3O4 Mn3 एक मिनट क्या बोल रहे हो? Mn3O4 हाँ, कहना क्या चाहते हो? मिक्स्ड एनहाइड्राइड, इसको देखना पड़ेगा। KMnO4 से निकालो, KMnO4 नहीं है, HMnO4 से निकालो। HMnO4 से निकालते हैं एक HMnO4, ये क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन उड़ा दो, यहां पे क्या बन जाएगा? Mn2O कितना बन रहा है? Mn2O 4, एक यहां से नहीं नहीं 7, Mn2O7 बन रहा है। Mn3O4 ढूंढना पड़ेगा एसिड यार। ऑक्साइड तो है लेकिन देखना पड़ेगा किस एसिड का है और उस एसिड का एक्सटेंट ऑफ स्टेबिलिटी क्या है। प्रॉब्लम ये है, चेक करके मैं बता दूंगा। ठीक है, यहां पे चलिए ये फटाफट से नोट कर लीजिए। HClO4 का भी ऐसे ही अगर क्लोरिक वगैरह का भी पूछा जाता है, लेकिन अब नहीं पूछा जाता है, पहले जेई में पूछा जाता था, अब कोई मतलब नहीं है। क्लोरिक का, क्लोरस का, इन लोगों का भी पूछा जाता था पहले। Cl2O7 के बारे में, Cl2O3 के बारे में, Cl2O5 के बारे में एक जमाने में पूछा जाता था। अब तो ये भी आपसे पूछ लिया जब बहुत रेयर है, बट ये रिस्क क्यों ले। नोट कर लिया? नहीं नोट किए? चल 9-5 हाँ ठीक है, हो जाएगा आज। चलो अब लिखोगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट इन पीरियोडिक टेबल। सबसे पहली चीज देखो कितने कितने साइंटिस्ट आए, पहले सुन लो एक बारी, फिर लिखना ही है, लिखना ही है। सुनो सुनो, सबसे पहली चीज LPD ने लात खाई। क्या बोला मैंने? LPD ने लात खाई। मैन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। LPD ने लात खाई, मैन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। ठीक है, LPD ने लात खाई, मैन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे, एक एक करके लिखना चालू करेंगे। पहला लिखो लेवोजियर क्लासिफिकेशन। लेवोजियर क्लासिफिकेशन, सबसे पहला लेवोजियर। लेवोजियर क्लासिफिकेशन सबसे पहले लिखो। इन्होंने सिंपली ये मान लिया था, अब पूछा उछा नहीं जाता, आपकी क्लैरिटी के लिए हिंदी में 2-2 लाइन में लिखवा दे रहा हूं सबको। हाँ हाँ, पहले हाँ लिखो सही, पहले लेवोजियर पहला क्लासिफिकेशन तो लिखो। अरे वो तुमको वैसे ही बुलवाने के लिए लिखा है, तुम तो यही क्लासिफिकेशन पहले लिखो, लेवोजियर। इन्होंने सिंपली मान लिया था। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? कौन बोल रहा था? सर 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 बीच में। इन्होंने सिंपली मान लिया था पीरियोडिक टेबल में केवल मेटल और नॉन मेटल है। पीरियोडिक टेबल में केवल मेटल और नॉन मेटल है। मेटेलॉइड को इन्होंने कोई जगह नहीं दी थी, इस वजह से इनका मॉडल डिस्कार्ड हो गया। हाँ तो अरे तो कुछ सुना भी करो, ये कौन सी बड़ी बात बोल रहा हूं, 10 दिन से बोलता आ रहा हूं एक ही बात। सिंपली माना कि मेटल है या नॉन मेटल है। इन्होंने सिंपली माना कि पीरियोडिक टेबल में या तो मेटल है या तो नॉन मेटल है। मेटेलॉइड को इन्होंने कोई जगह नहीं दी। वो कह रहा था थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं, दिया ही नहीं। गलत आदमी था ना। इधर सुनो, मॉडल डिस्कार्ड करो इसका, हो गया। कट दिए, कट मार भी देना, पढ़ना नहीं है, बस केवल मन करे कभी मन में उफान आए कि नहीं हमको पढ़ना ही है, लेवोजियर ने क्या बोला था तो यही लाइन पढ़ लेना, यही उसकी लाइन थी। इन्होंने सिंपली पीरियोडिक टेबल में मेटल और नॉन मेटल को कंसीडर किया था, नॉन मेटेलॉइड को कोई जगह नहीं दी, तो मेटेलॉइड की वजह से इनका मॉडल डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन में
सिंपली मेटल और नॉन मेटल को जगह दी थी। मेटलॉइड ये कहता रह गया थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं, लेकिन इसने एक बिल्कुल ऑफर नहीं दिया उसको। समझ रहे हो? लिखो लिखो। लेकिन मेटलॉइड को कोई जगह ना मिलने की वजह से ये मॉडल डिस्कार्ड हो गया था। ठीक है, दूसरा लिखो प्राउड। प्राउड मत लिख देना, समझ रहे हो? प्राउड, प्राउड नहीं भाई, प्राउड। हाँ, हाइपोथेसिस ये एक्चुअल नाम है। एस और टी में बहुत जगह कंफ्यूजन होती है। ठीक है, हमको भी हो गई थी एक बार, क्योंकि हमने एक जन को देखा पढ़ाते हुए लिख दिया प्राउड्स। हम बोले सर ये प्राउड है या प्राउड्स है, हम तो आज तक प्राउड पढ़े थे। फिर जाए गए किताब खोल के देखे, किताब खोल के देखे तो प्राउड सही मिला। हम बोले प्राउड सही है। एक बोल के कंफ्यूज हो जाता है ना आदमी, क्या वैसे भी हमको भी अपनी अंग्रेजी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था। समझ रहे हो? लिखो तो लिखो, इनके अनुसार सारे एलिमेंट हाइड्रोजन के बने हैं। इनके अनुसार सारे एलिमेंट हाइड्रोजन के बने हैं। इनके अनुसार सारे एलिमेंट हाइड्रोजन के बने हैं, जो कि लगभग नहीं, बिल्कुल असंभव है। जो कि बिल्कुल असंभव है। जो कि बिल्कुल असंभव है। प्रॉपर लिखो लाइन भाई, जो कि बिल्कुल असंभव है। अगर यकीन ना हो तो क्लोरीन और स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट उठा के देख लीजिए, यही तो एग्जाम्पल पूछा जाएगा तुमसे। ठीक है, लिखो इनके अनुसार सारे एलिमेंट हाइड्रोजन के बने हुए हैं, जो कि लगभग असंभव है। जो कि लगभग असंभव है। आगे आके कोई थ्योरी कह गई तो क्या कह रहा है? असंभव? अरे भाई हिंदी में बताएं अंग्रेजी में बताएं? असंभव देखो दो तरीके से, आप कुछ लोग अब देखो। असंभव, असंभव। अच्छा चलो चलो, ठीक 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 है, हमारी गलती हमारी गलती। अब लिख लो लिख लो लिख लो, चलो लिखो जो कि लगभग असंभव है। अरे यार तुम लोग लिख लो यार, मजे ना लो। लिख लिए? यकीन ना हो तो, यकीन ना हो तो, यकीन ना हो तो क्लोरीन और स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट देख लीजिए। क्लोरीन और स्ट्रोंशियम, एसआर, सार नहीं जानते हो? ठीक है, एक का कितना होता है? इसका कितना होता है? 35.5, और इसका कितना होता है? 87.6। और हाइड्रोजन का तो एक होता है। मान लो ये 87 हाइड्रोजन से बना ही, तो मान भी ले। 0.6 का मतलब क्या है? 0.5 का मतलब क्या है? आधा काट के बनाए हो इसको। 35 तो मान लो 35 हाइड्रोजन से बनाया, 0.5 का मतलब क्या है आपके? ठीक है, अब अगला लिखिए। ठीक है, दोनों का लिख लीजिए। लिख लिया? तीसरा लिखो डॉबर्नियर ट्राइड रूल। डॉबर्नियर ट्राइड रूल, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको ध्यान देना होता है। डॉबर्नियर ट्राइड रूल। डाबर च्यवनप्राश खा के एक साइंटिस्ट पैदा हुआ, कहता क्या? तीन तीन एलिमेंट का सेट बनाओ। ठीक है, तीन तीन एलिमेंट का सेट बनाओ, और वो आपस में सिमिलर प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, लिखो तीन तीन एलिमेंट का सेट बनाया था इन्होंने। इन्होंने तीन तीन एलिमेंट का सेट बनाया। तीन तीन एलिमेंट का सेट बनाया और कहा, और कहा पहले, पहले एक दो तीन एलिमेंट का सेट है ना, तो पहले और तीसरे एलिमेंट के, पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक वेट का जो एवरेज होगा, एटॉमिक वेट का जो एवरेज होगा, तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक वेट का जो एवरेज होगा, वो बीच वाले या दूसरे, बीच वाले या दूसरे, बीच वाले या दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर होगा। बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर होगा। एटॉमिक वेट के बराबर होगा। बात समझ में आई? लिख लिया? चलें आगे लिखें।
ठीक है, लिखो डॉबर्नियर ट्राइड की पहचान क्वेश्चन में कैसे करेंगे। लिखो ऐसे प्रॉपर लिखो हिंदी में, डॉबर्नियर ट्राइड की पहचान क्वेश्चन में कैसे करोगे। लिखो डॉबर्नियर ट्राइड कैसे पहचाने, बस इतना ही मार के क्वेश्चन मार्क कर दो। हाँ, डॉबर्नियर ट्राइड, TRIAD, ट्राइड। डॉबर्नियर ट्राइड कैसे पहचाने, सबसे पहला लिखोगे, पहला पॉइंट सेम ग्रुप के होने चाहिए। पहला सेम ग्रुप, सेम ग्रुप पहले लिखो, पहला पॉइंट सेम ग्रुप, और एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है वो भी सेम होना चाहिए। पहला सेम ग्रुप, दूसरा डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर शुड बी सेम, डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर शुड बी सेम, और दूसरा डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर शुड बी सेम उनके बीच में। पहला जैसे मान लो ए है, बी है, ए और बी के बीच में डिफरेंस कितने का है 8, तो बी और सी के बीच में डिफरेंस कितने का आना चाहिए 8। अब सुनिएगा जरा गौर से, इनकी दो बातें हैं, ट्राइड किसे कहा जाएगा, सेम ग्रुप क्यों, तो चलो ये तो हर जगह वैलिड हो सकता है। नाउ दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला, डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए सेम। बेटा सेकंड से, एक बात तो सेकंड से थर्ड में जाओगे तो डिफरेंस कितने का आएगा एक एलिमेंट के बाद 8 का, अरे हाँ ना बोलो भाई। थर्ड से फोर्थ में जाओगे तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 18 का। तो क्या एक बात तो थर्ड और फोर्थ वाले कभी मैच कर पाएंगे, कभी ट्राइड बन पाएंगे, नहीं। तो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो फोर्थ पीरियड से शुरू होते हैं या नहीं होते हैं, तो फोर्थ पीरियड के नीचे पूरी इरेगुलरिटीज भरी पड़ी है या नहीं भरी पड़ी है, कभी 8 तो कभी 18 तो कभी 32 तो कभी कुछ भरी पड़ी है। तो एक बात तो कभी डी और एफ ब्लॉक वाले ट्राइड बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, यही कारण था डी एंड एफ ब्लॉक वाले तो बने ही नहीं। बने कहां पहले ट्राइड, ट्राइड बने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। अब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पे वो सवाल बनाएगा, तो सवाल कैसे सॉल्व करना है इन दो पॉइंट से। पहला क्या चेक करना है, क्या वो सेम ग्रुप के हैं, और दूसरा क्या चेक करना है उनके बीच में जेड का डिफरेंस, एटॉमिक का नंबर का जो डिफरेंस है वो सेम है या अलग है। तो लिखो क्वेश्चन लिखोगे क्वेश्चन लिखो, सबसे पहला ट्राइड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लिखो। पहला लिखो लिथियम सोडियम पोटेशियम, पहला आइडेंटिफाई द डॉबर्नियर ट्राइड, आइडेंटिफाई द डॉबर्नियर ट्राइड, आइडेंटिफाई द डॉबर्नियर ट्राइड। पहला लिथियम सोडियम पोटेशियम, पहला लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम। दूसरा लिखो सोडियम, सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम, सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम, सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम, ठीक है। अगला लिखो सोडियम पोटेशियम रुबीडियम, सोडियम पोटेशियम रुबीडियम। अगला लिखेंगे आप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। अगला लिखेंगे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अगला लिखेंगे बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। अगला लिखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, उसके बाद से मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम। अब बताइए मुझे इनमें से कौन कौन से डॉबर्नियर ट्राइड है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, उसके बाद सोडियम का कितना है 11, डिफरेंस कितने का आया 8, उसके बाद पोटेशियम का कितना 19, डिफरेंस कितने का आया 8। सेम ग्रुप के हैं या नहीं है, तो डॉबर्नियर ट्राइड है या नहीं है, तो कौन सा हो गया लिथियम सोडियम पोटेशियम है। अगला देखो क्या दिया गया है सोडियम मैग्नीशियम, क्या सेम ग्रुप के या अलग अलग, ये मुझे तो डॉबर्नियर ट्राइड हो ही नहीं सकता, पहले ही फैक्टर से कैंसिल हो गया। अगला देखो क्या दिया हुआ है सोडियम पोटेशियम रुबीडियम, सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सेम ग्रुप, यस। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम का 19, लेकिन रुबीडियम का 37, कितना होता है 37। पहले और दूसरे में डिफरेंस कितने का है 8, दूसरे और तीसरे में कितने का 18 का, क्या वैलिड होगा, नहीं हो सकता। अगला बोलो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्या एक ही ग्रुप के हैं या नहीं है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का डिफरेंस कितने का, लेकिन ब्रोमीन का कितना होता है 35, तो कितने का डिफरेंस हो गया, डिफरेंस शुड भी क्या होना चाहिए सेम, तो क्या ये ट्राइड है या नहीं है, नहीं है। अगला सवाल क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है बोलो जल्दी 17, ब्रोमीन का कितना है 35 और आयोडीन का 53, डिफरेंस कितने का आ रहा है 17 से 35 में 18 और 35 से 53 में 18, क्या सेम ग्रुप के हैं, तो डॉबर्नियर ट्राइड माने जाएंगे। अगला बोलो क्या लिखा हुआ है
हाँ, क्या चीज? बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कितने का डिफरेंस है? 4, 12। कैल्शियम में 20। यस, बिल्कुल है ट्राइड। फेकोनी इज अ ट्राइड और नॉट? नहीं है। रीजन बताओ। सेम ग्रुप के ही नहीं है, पहला रीजन। ठीक है, पहला रीजन। कई बार मैंने देखा है, कई दफा लोग कंफ्यूज रहते हैं, फेकोनी इज अ ट्राइड और नॉट अ ट्राइड। तो मैं तुमको पहले बता दे रहा हूं, फेकोनी सेम ग्रुप का नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम, डिफरेंस बताओ ना बे, एटॉमिक नंबर का भी डिफरेंस कितने का है उसका? एक एक का है। अब एक एक का डिफरेंस की वजह से नहीं कह सकते, क्योंकि पहला रूल ये है, पहले ग्रुप देखो। एक ग्रुप के नहीं है, क्योंकि डॉबर्नियर ने किसके लिए बनाया था भाई? तुम डॉबर्नियर को गायब कर दे रहे हो, समझो। अब सुनो, एक और बात मैंने लिखवा है, एवरेज एटॉमिक वेट जो बताया है। मान लो जैसे 3 है, एगो चंगू है, एगो मंगू है, एगो नंगू है। एगो पहला ये एलिमेंट हो गया, ये दूसरा हो गया। ए लड़का चुप रहे, इधर देख, इधर देखो। यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं, इसने क्या बोला कि भैया देखो, अगर ए का एटॉमिक वेट निकाल लो, सी का एटॉमिक वेट निकाल लो, और इसका क्या कर दो, एवरेज ले लो। ये किसके बराबर हो जाएगा? एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ बी किसके बराबर हो जाएगा? बी के बराबर। पूछा उछा घंटा नहीं जाना है, जो सवाल बताया वही बस पढ़ के जाना, वही पूछा जाता है। बस ये लिखना चाहते हो तो साइड में लिख सकते हो अपनी क्लैरिटी के लिए। एक और क्वेश्चन क्या है? अब कुछ खुद भी कर लो नालायक को, सच हम ही से सब करवा लेंगे। चलो अगला लिखो। ठीक है, डॉबर्नियर हो गया। इसके बाद से कौन आएगा? सारे गामा पा नी सा। लिखो न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे इसका रियाज किया करो, इससे गला सुना है वो होता है। अब हमको लग रहा है कि करना पड़ेगा यार। एक तो बैच में पढ़ाओ ना तो गले भी बैठ जाता है यार एकदम पूरी तरीके। हाँ हाँ, मतलब मेरा बीएन सर बहुत हाथी की तरह पढ़ाते थे। फिर हुआ एक दिन हम आए, हम बोले कि यार तुम्हारा गला नहीं बैठता है भैया? तो बोल रहे हैं यार मेरा भी बैठ जा रहा है आजकल। फिर हाँ, क्या कह रहे हैं? गलाला करके पढ़ाते हैं है? चलो तुम लोग लिखो न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। सुपारी थूक के बोला करो यार तुम लोग, सुना ही नहीं देता है यहां तक। चलो लिखो 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 लिखो, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। सिंपल सी बात है, 8 एलिमेंट का सेट बनाया था। ऑक्टेव का मतलब होता है 8। लिखो लिखो, 8 एलिमेंट का। पहली चीज लिखो, इनर्ट गैस अभी डिस्कवर नहीं है। पहला पॉइंट तो यही बनाओ, इनर्ट गैस अभी डिस्कवर नहीं है। इनर्ट गैस अभी डिस्कवर नहीं है। इनर्ट गैस अभी डिस्कवर नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा सवाल ये पूछेगा, किसके बेसिस पे इन्होंने दिया था अपना मॉडल? इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। तो दिस लिखो, इनका मॉडल इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे बेस्ड है। लिखो, इनका मॉडल इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पर बेस्ड है। इनका मॉडल इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पर बेस्ड है। अब देखो जरा गौर से, इधर सुन लो एक मिनट। ये जैसे क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। अरे कहां चला गया मैं? सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा? लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आगे कौन आना चाहिए? नियॉन, डिस्कवर ही नहीं है। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, उसके बाद से कौन है? कैल्शियम। कैल्शियम के बाद अब यहां से कौन स्टार्ट हो जाते हैं? यहां पे 10 नए आते हैं। सुनना जरा गौर से, एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37। अब एक्चुअल में क्या हुआ, इनकी एक लाइन थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट की है ना, या केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट की है, वो हर 8वें एलिमेंट के बाद बदल रही हैं। मतलब इन्होंने डेल्टा जेड क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। कौन से एलिमेंट के बाद बदल रही हैं? 8 के बाद। मानते हो या नहीं मानते हो? अब तुम एक बात बताओ, जरूर सही बात है। जैसे कि इन्होंने बोला कि लिथियम इज सिमिलर टू सोडियम एंड सोडियम इज सिमिलर टू पोटेशियम। कैसे बोला? कि लिथियम और सोडियम में डिफरेंस जेड का कितना आ रहा है? 8। अच्छा, सोडियम और पोटेशियम में कितने का आ रहा है? 8। बोलो हाँ या ना? जैसे बेरिलियम का 4 है और इसका 12 है, डिफरेंस कितने का है? 8। जैसे इसका 5 और 13 है, डिफरेंस कितने का है? 8। जैसे इसका 6 और इसका कितना होता है? 14। तो डिफरेंस कितने का है? 8। यहाँ पे 15 और 7 है, डिफरेंस 8 का।
यहां पे 16 है और 8 है, डिफरेंस कितने का हुआ 8। यहां 17 है और यहां 9 है, डिफरेंस कितने का हुआ 8। बहुत बढ़िया। यहां पे अगले में गए, फिर 11 से 19 में देखा तो डिफरेंस 8, 12 से 20 देखा तो डिफरेंस 8। अब 13 के नीचे कौन आएगा ये मुझे बताओ, 13 के नीचे एग्जैक्टली आ कौन रहा था, कौन आ रहा था 13 के नीचे आता कौन है, इसके नीचे गैलियम, एटॉमिक नंबर कितना 31। अचानक से ये डिफरेंस कितने का आ गया बताना जरा, कितने का 18 का। अब इनका मॉडल किस पे बेस्ड है, जेड की वैल्यू इन्होंने फिक्स कर रखी थी या नहीं कर रखी थी। तो क्या एक बात तो कैल्शियम के ऑनवर्ड्स क्या ये रूल लग सकता था इनका, क्योंकि यहां से तो बदल गई कि नहीं बदल गई, इसीलिए लिखा जाता है अप टू वैलिड अप टू कैल्शियम। क्योंकि देखो इन्होंने क्या माना था, पहली चीज इनके अनुसार, इनकी भी दो बातें लिख लो। न्यूलैंड्स अगर ऑक्टेट पेयर पहचानने के लिए बोल दे तो कैसे पहचानोगे, लिखो पहले ये पॉइंट लिखो, न्यूलैंड्स ऑक्टेव पेयर कैसे पहचाने, न्यूलैंड्स ऑक्टेव पेयर कैसे पहचाने न्यूलैंड्स ऑक्टेव पेयर कैसे पहचाने, सवाल इस पे भी बना सकते हैं तो लिख लो। पहला लिखो, पहला पॉइंट, न्यूलैंड्स ऑक्टेव पेयर कैसे पहचाने, कैसे पहचाने, न्यूलैंड्स ऑक्टेव पेयर कैसे पहचाने। पहला पॉइंट लिखो, सेम ग्रुप के होने चाहिए, वही जैसे अभी ऊपर देखा था वैसे ही नीचे भी देखना है, सेम ग्रुप के होने चाहिए। पहला लिखोगे सेम ग्रुप के होने चाहिए, पहला सेम ग्रुप के होने चाहिए। दूसरी बात लिखेंगे डेल्टा जेड, डेल्टा जेड मतलब कि डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर, ये लिखो डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्लियर लिखो 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 8 से ज्यादा हो गया तब तो गया ना मामला भैया। हाँ मतलब वही 8 से, अरे यार वो समझने वाली बात, लिख लो भाई 8 से ज्यादा और कम नहीं होना चाहिए। 8 से कम होगा, होगा भी कहां भाई, ये तो बता, 8 से कम होगा भी कहां, कह रहे अपना पीरियोडिक टेबल दूंगा मैं ठीक है, लिखो 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है चलिए अगला लिखो, लोथर मेयर कर्व। बस पहली लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है कि किसके किसके बीच में कर्व बनाया था, कर्व में किसको किसको कहां जगह दी थी, दो सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। लिखो लोथर मेयर कर्व, लिखो लोथर मेयर कर्व, एलपीडी ने लात खाई मेनमोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। ठीक है तो लिखो लोथर मेयर कर्व। एटॉमिक वॉल्यूम लिखो प्रॉपर, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में इन्होंने ग्राफ बनाया था, सवाल नंबर 1। एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था, इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था। और इनके अनुसार सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट कहां से, इनके अनुसार सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करने वाले एलिमेंट, वही तो बोल रहा था रे नालायकों, मतलब एक एक शब्द इनको बताओ, अरे गजब हाल है यार। इनके अनुसार सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करने वाले एलिमेंट सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 पोजीशन हैं, उनको आपको समझना है। एक क्या है, एक पीक है, एक क्या है असेंडिंग पार्ट, एक है डिसेंडिंग और एक है बॉटम। पीक पे इन्होंने किसको रखा, अल्कली मेटल। बॉटम पे किसको रखा, ट्रांजिशन मेटल या मेटेलॉइड। असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व पे किसको रखा है, यही प्रॉब्लम होती है, हेलोजन या अल्कलाइन अर्थ मेटल। और डिसेंडिंग पार्ट पे बस यही बात है। तो लिखोगे सबसे पहले लिख लोगे पीक, कितनी पोजीशंस है, नंबर ऑफ पोजीशन 4। पहला लिखो पीक, पहला लिखो पीक, पहला पीक। दूसरा लिखो असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व, असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व, असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व। ठीक है, उसके बाद से डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व, द कर्व। उसके बाद से लिखोगे डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व, एंड देन लिखेंगे आप लोग क्या लिखेंगे, बॉटम, सबसे नीचे वाली पोजीशन। पीक पे कौन रहेगा इनके अनुसार, अल्कली मेटल, लिख लेंगे अल्कली मेटल। पीक पे अल्कली मेटल, पीक पे अल्कली मेटल, पीक पे अल्कली मेटल।
असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व पे कौन रहेगा? हेलोजन्स, हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व पे कौन रहेगा? अल्कालाइन अर्थ मेटल, अल्कालाइन अर्थ मेटल। और अगर हम बात करें बॉटम पे कौन रहेगा तो बताओ कौन रहेगा? एंड मेटेलॉइड। देखो पहली चीज इधर सुनो, एक्चुअल में एक लाइन में समझो। यहां पे ये क्या है, इन्होंने ग्राफ किसके किसके बीच बताया था? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास। भार किससे डिसाइड होता है ये मुझे बताओ, मास से या वॉल्यूम से? भार, भार किससे डिसाइड होता है? तो जो भारी चीज होगी वो कहां रहेगी? ये कई दफा गड़बड़ करवाएगा, पहली चीज यहां सतर्क रहना। दूसरा, ये लो एक चीज समझो, ये क्या है? आपका पीक है। एक्चुअल में उन्होंने जो ग्राफ बनाया वो ऐसे बनाया, मैंने इसका एक कहा जाता है ना वो कर लिया, डाइसेक्शन, समझ रहे हो? यहां से तुम्हारी भाषा में तो यही है, वरना तो मैथ्स वाली भाषा बोल दोगे तो आधे तो पलट जाएंगे। ये क्या बोला? ये क्या है? पीक। ये क्या है? बॉटम। ठीक है, ये क्या है? बॉटम। एक है जब तुम चढ़ रहे हो, चढ़ रहे हो, चढ़ रहे हो, तो चढ़ोगे तो उतरोगे भी तो भाई, फिर तो चढ़ोगे, हाँ या ना? एक चढ़ाई से दूसरी चढ़ाई पे जाने के लिए एक बार उतरना बहुत जरूरी होता है। तुम इसको नेगेटिव सेंस में भी लो और पॉजिटिव में भी लो, दोनों बातों में। सब फ्लोरीन नहीं होते हैं जो पानी से भी ऑक्सीजन निकलवा दें, समझ रहे हो? ये रहा बॉटम। ये देखो क्या होता है, असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व। और ये क्या है बोलो जल्दी? डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व। अब ये मत कह देना सर ये क्या है, लिख लेना अपने मन से, ठीक है? अंग्रेजी नहीं, हमको भी नहीं आती अंग्रेजी, ठीक है? लिखो, ठीक है? बोल के भाई ऐसे डिसेंडिंग के वो नहीं लिख सकते हो, डिसेंडिंग, अरे भाई असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व। इतना छोटा डाउट है भाई, बोलोगे किडनी पहले काटू या लिवर? या कहो तो साथ में है? जिगर, चलो चलो चलो, छम्मक छल्लो मत बनो तुम लोग, चलो। कह रहे हैं जिगर, क्या बनोगे भाई? सनी क्या? किसने बोला? नहीं भाई, तुम्हारी ये बनने की उम्र नहीं है, तुम ऐसे काम करोगे यार। पीछे से बोला सनी बनूंगा। हाय रे यूथ, हाय रे यूथ। टाइटल तो हम भी नहीं बताए, सनी देओल हो सकता है वो। चलो लिखो, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियड। अरे तो अगली क्लास में शुरू हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग, फिर रोते रहना, एक मॉडल छुड़वा दूंगा मैं भी, कह दूंगा खुद से पढ़ लेना। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ लिखो, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ लिखो। फिजिकल, बड़े प्यार से बोला, फिजिकल, फिजिकल नहीं यार, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। अरे एक एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, यही तो बोलना चाहता है। देखो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इसी फॉर्मेट में लिखी हुई है आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है? तो इसीलिए इसको अंग्रेजी लिख पा रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादा आसार है पूछे जाने के, इसलिए उस लाइन में रखो। क्योंकि बायोलॉजी हो तुम, रट तो लोगे, समझोगे तो हो नहीं। तो लिखो, फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, are periodic function of, are periodic function of, are periodic function of atomic, 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 संशय जारी है, बताइए वेट या नंबर? एटॉमिक, 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 तो वेट, मॉडल गया डिस्कार्ड, अभी अभी आएगा कोई, ठीक है? तो वेट याद रख लेना, कभी भूल जाओ ना, क्योंकि यही वो शब्द है। जैसे एक इंसान, एक मच्छर एक इंसान को क्या बना देता है? तुमको बहुत पता है, प्री एक्सपीरियंस बॉय। इधर सुनो, यहां पे जरा गौर से मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ऐसे शब्द का उपयोग करने से पहले सोचो भाई मैं क्या कह रहा हूं। वैसे ही ये एक शब्द, बस यही एक शब्द है, मेंडलीव एटॉमिक वेट पे अटके रहे,
मोजले ने उनके नंबर लगा के मजे ले लिए। समझ रहे हो बस मेरी बात को? सब यही बस खेला है। तो लिखो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक है, लिखो इनके सबसे अच्छे काम, जो अच्छे काम इनके पूछे जा सकते हैं आपसे, लिखो इनके अच्छे काम, इनके अच्छे काम। पीरियोडिक टेबल में इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? वो फालतू वालतू मत पढ़ना, जितना लिखवाया जाता है कि ये मेंडलीव के बारे में पढ़ लो, वो पढ़ लो, कुछ मत पढ़ना, जितना लिखवाया उससे ज्यादा मत पढ़ के जाना। ठीक है, लिखो सबसे पहली चीज कि इन्होंने नए एलिमेंट की डिस्कवरी प्रमोट की थी। नए एलिमेंट की डिस्कवरी प्रमोट की थी। बेटा एक बार सुन लिया करो, कान में कोई घाव हुआ है क्या? है? लिखो, इन्होंने नए एलिमेंट की डिस्कवरी प्रमोट की थी। पूरी क्लास शांति से लिख रही, कह रहे क्या सर? लिखो, इन्होंने नए एलिमेंट की डिस्कवरी प्रमोट की थी। दूसरा पॉइंट लिखो, कुछ एलिमेंट के एटॉमिक वेट को करेक्ट किया था। कुछ एलिमेंट के एटॉमिक वेट को करेक्ट किया था। ठीक है, कुछ एलिमेंट के एटॉमिक वेट को करेक्ट किया था। ब्रैकेट में लिख लो, यू बेईमान इंसान और पिटोगे। तुम बोलते हो तो लिखो, यू बेईमान इंसान और पिटोगे। यू बेईमान, अरे लिख लो बस तुम, मैं लिखवा दूंगा बाकी सब। यू बेईमान इंसान और पिटोगे। ठीक है, यू बेईमान इंसान पिटोगे। पहली चीज सुनो, इनके मॉडल में दो जो नए एलिमेंट की डिस्कवरी की है, वो किसकी की है? अगर मैं आपसे बात करता हूं सिलिकॉन, जर्मेनियम, अब सुनना, अभी मैं बता रहा हूं, मैग्नीज, टेक्नीशियम, बोरॉन, और यहां पे स्कैंडियम, यहां पे अल्युमिनियम और गैलियम। देखो तुमको एक बात बताता हूं, एक्चुअल में ये वाले एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे। और इनके जस्ट पहले कौन आता है? इनके जस्ट पहले अगर आप देखेंगे तो सिलिकॉन प्रेजेंट है। अब अगर आप देखेंगे सर यहां पे कैसे मैच किया, प्रॉब्लम यहां पे आएगी, बाकी सब जगह आप रिलेट कर जाएंगे। यहां पे एक्चुअल में आप देखेंगे तो मेंडलीव का क्लासिफिकेशन जो था ना, वो कैसे क्लासिफिकेशन किया गया था? दो सब ग्रुप में किया गया था। कैसे किया गया था? दो सब ग्रुप में। एस और पी को एक सब ग्रुप में रखा गया, डी वाले को एक सब ग्रुप में रखा गया। तो थर्ड ये भी था, थर्ड ये भी था ग्रुप। तो उनके मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने स्कैंडियम की जगह पहले क्या लिखा? इक्का बोरॉन। टेक्नीशियम की जगह इक्का मैग्नीज। यहां पे जर्मेनियम की जगह क्या लिखा? इक्का सिलिकॉन। अल्युमिनियम, यहां पे गैलियम की जगह इक्का अल्युमिनियम। इक्का का मतलब होता है प्रॉपर्टीज लाइक, मतलब इनके जैसा कुछ डिस्कवर होने वाला है, अब जब होगा तब हम बताएंगे। और वो ये चार एलिमेंट थे, ठीक है। तो इसकी बड़ी शानदार ट्रिक मैंने वीटी सर से भी सीखी थी, हमको आता नहीं था लास्ट ईयर तक। सीता गीता एमटेक, अलका गायत्री बीएससी, ठीक है, लेकिन वही है, सीता गीता एमटेक, अलका गायत्री बीएससी, ऐसे ही करके उन्होंने बताया था। खैर आप लोग याद कर लीजिएगा, मुझे मतलब मेरे अनुसार नहीं है, आप लोगों को दिया गया होगा, लास्ट ईयर मिला था आप लोगों को, पढ़े थे ना आप लोग, तो आप लिख सकते हैं। अदरवाइज मैं थोड़ा कम विश्वास रखता हूं इसलिए। लेकिन हाँ, इसके बाद वाला जो बताऊंगा उसमें थोड़ा ज्यादा विश्वास रखता हूं, क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या? डेट इज यू बेईमान इंसान और पिटोगे। समझ रहे हो? ये है यू बेईमान इंसान और पिटोगे। इनके एटॉमिक वेट में कुछ डाउट था, जिसको किसने करेक्ट किया था? मेंडलीव ने करेक्ट किया था। कैसे किया था, क्यों किया था, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, बस किसका किया था। तो यहां पे अगर हम बात करें, यू बेईमान इंसान और पिटोगे, बस इनकी दो बातें, आपको दो खूबी याद रखनी है, बहुत ज्यादा मॉडल के अंदर नहीं घुसना है कि इन्होंने ये किया था, ज्योतिष थे बहुत अच्छे, ऐसे थे वैसे थे, इन सब बातों पे नहीं ध्यान देना है, ठीक है। सब मोह माया भाई, कुछ काम नहीं आएगा तुम्हारे, काम यही बातें आएंगे, ठीक है। चलिए अगली बात अगर हम करें, इक्का का मतलब लिख लीजिएगा। अच्छा नहीं, अच्छा लिख रहे हो तुम लोग, नोट करो। मेंडलीव, इसके बाद से आपका हो गया मोजले। अब मेंडलीव के मजे आ जाएगा, बस लेगा मोजले, खत्म बवाल। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ व्हाट? एटॉमिक वेट। ऐसा किसने बोला? मेंडलीव ने।
अब हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। एक का मास कितना होता है? 1। एक का 2 होता है, एक का 3 होता है। क्लोरीन का एक होता है 35.5 और एक कौन सा होता है? 37.5। नाइट्रोजन का कौन सा होता है? एक होता है कौन सा? 14, एक होता है 15। कार्बन का कितना होता है? 12, 13, 14। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 और 18 होता है। ठीक है, दुनिया का ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसका आइसोटोप ना एग्जिस्ट करता हो। समझ रहे हो मेरी बात को? दुनिया का ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसका आइसोटोप ना एग्जिस्ट करता हो। सबका करता है, सबका करता है, सबका करता है। लेकिन आपकी रिसर्च, आपकी स्टडीज कहां तक सजेस्ट कर पा रही है? हाइड्रोजन का है, क्लोरीन का है, फॉस्फोरस का है, सल्फर का है, सबका तुम मान ही रहे हो तो। हाँ, इनर्ट गैसेस का नहीं। इनर्ट गैसेस पे अभी काफी कुछ रिसर्च होना बाकी है। वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर, वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको मैं एक बात बता दूं, इनका एटॉमिक, आप एक बात बताइए, आइसोटोप होते क्या है? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास अलग होता है। तो ऐसे तो खूब सारे एलिमेंट के आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अगर आपका मॉडल किस पे बेस्ड है? एटॉमिक वेट पे, तो उनको भी जगह मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मतलब एक हाइड्रोजन नहीं, पीरियोडिक टेबल में टोटल 3 हाइड्रोजन दिखने चाहिए। एक हाइड्रोजन, एक ड्यूटेरियम, एक ट्रिटियम। क्यों? क्योंकि आपका मॉडल किस पे बेस्ड है? एटॉमिक वेट। लेकिन क्या आपने आइसोटोप को अपने मॉडल में जगह दी है? यही इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, और कोई ड्रॉबैक नहीं था। यही इनका सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक यही था, जिसकी वजह से मॉडल डिस्कार्ड किया गया था। और सुपर पॉइंट अलग अलग थे कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अलग अलग तथ्य रखे गए थे। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात जो आपसे पूछी भी जाएगी और जो थी, कि इन्होंने आइसोटोप को कहीं जगह ही नहीं दिया। भाई आपका मॉडल पूरा बढ़िया तरीके से करते आ रहे थे। एक्चुअल में लोथर मेयर और मेंडलीव दोनों पैरेलल काम कर रहे थे। एगो मैथ में घुस गया। अब मैथ में घुस गया तो तुमको पता है मेंडल इतना लेट हो गया तुमको समझने में। हाँ, तो बहुत पहले गया था वो बेचारा, समझ रहे हो? लेकिन चूंकि अब मैथ होता तो बच्चे थोड़ा जल्दी समझ भी जाते। अब बायो था, आते आते 2015 हो गया, तब जाके लोगों को मेंडल आना शुरू हुआ। 2019 में कोविड आया, तब 3-4 बार लेक्चर रिकॉर्ड हो गए। तब अब ज्यादा मजा आता है मेंडल को समझने में। वरना उसके पहले आपको मेंडल कितना आते थे? क्यों? क्योंकि मैथ्स था। हाँ या ना? 7 वर्षों तक उनका काम अननोन रहा। क्यों अननोन रहा? क्योंकि उस एरिया में किसी को मैथ्स पता ही नहीं थी। ऐसे ही लोथर मेयर का था। मैथमेटिकल अप्रोच लेके चले, इनका मॉडल ना, इनका ड्रॉबैक नहीं है कुछ, बीच में खत्म हो गया इनका मॉडल। लोग कहते हैं, मतलब तुमको ये भी सुनने को मिलेगा कि 10 तरह के इन्होंने ग्राफ बनाए थे। नहीं भाई, 10 तरह के ग्राफ नहीं बनाए थे। प्रॉब्लम ये हुई थी, बीच में ही काम खत्म हो गया था इनका। इसलिए ड्रॉबैक नहीं लिखा हुआ मिलेगा तुमको कहीं। अब अगर हम दूसरी बात पे आते हैं, तो दूसरी बात पे यहाँ पे आप लिखेंगे, लिखिए क्या लिखा था आपने, ये नोट कर लिया पूरा? तो अब लिखो ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव। ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव लिखो। मेंडलीव की कमियां जिसकी वजह से उनका मॉडल डिस्कार्ड हुआ, लिखो। पोजीशन ऑफ आइसोटोप नहीं बता पाए। 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 ठीक है, अब लिखो, अगर इनका मॉडल, ऐसे ब्रैकेट में लिखो, अगर इनका मॉडल एटॉमिक वेट पर आधारित है, एटॉमिक वेट पर आधारित है, अगर इनका मॉडल एटॉमिक वेट पर आधारित है, तो इस अनुसार, तो इस अनुसार अगर इनका मॉडल एटॉमिक वेट पर आधारित है, तो इस अनुसार, तो इस अनुसार हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, तो तीनों को जगह मिलनी चाहिए थी। तो तीनों को जगह मिलनी चाहिए थी। तो तीनों को जगह मिलनी चाहिए थी। तो तीनों को जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली तो नहीं। लेकिन मिली तो नहीं। लेकिन मिली तो नहीं। हमने कहा तुम्हारा मॉडल नहीं मानेंगे, खत्म। हमने कहा तुम्हारा मॉडल नहीं मानेंगे। हम भी अपनी बात पे नहीं खड़े उतर रहे हो, कभी कुछ बोल देते हो, कभी कुछ कर देते हो। दोगला है? कौन बोल रहा है बे? है? दोगला तो इलेक्ट्रॉन है भाई, ये तो बेवफा है। फिर अगली बात लिखो। अगली बात लिखो, नॉट फॉलोज, दूसरा ड्रॉबैक क्या आ गया? नॉट फॉलोज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, नॉट फॉलोज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ atomic weight in some place, in some places,
लिखिए सम प्लेसेस इन पीरियोडिक टेबल। सुनो क्या था इनका मॉडल, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे था, मतलब जो ज्यादा है वो बाद में आना चाहिए, जो कम है वो पहले आना चाहिए। अब जाके चेक कीजिएगा आर्गन और पोटेशियम में, आर्गन का ज्यादा है, पोटेशियम का कम है, तो एक बात तो पहले कौन आना चाहिए, पोटेशियम, लेकिन आ कौन रहा है, आर्गन, तो फिर मॉडल डिस्कार्ड होगा या नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें टेरिलियम और आयोडीन में जाके चेक करना, ऐसे ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे टीए और पीए में चेक करना, टीएच और पीए में, सीओ और एनई में। अब याद रखने का तरीका क्या होता है, तो याद रखने का तरीका है आमिर, आमिर खान, क्या बोलो बोलो, आमिर खान ठरकी इंसान, आमिर खान ठरकी इंसान। ये मैंने पता है कब बनाया था, जब उसका डाइवोर्स हुआ था, उसी समय पढ़ा रहा था, 2 दिन पहले हुआ था, 11वीं के बैच में पढ़ाना था मुझे, दिल्ली में था, मुझे याद है, तो यही बना दिया। तो यहाँ पे आमिर खान ठरकी इंसान ठंडा पानी, ठंडा पानी, यही थोड़ा ट्रेंडी चलता था, मैंने कहा नहीं कुछ अलग करते यार, थोड़ा मतलब कोरोना इधर आओ, उसी समय बनाया था। ठंडा पानी पी, कोक नहीं मिलेगी, कोक नहीं मिलेगी, कोक नहीं मिलेगी, कोक नहीं मिलेगी। आमिर खान यहाँ पे ठरकी इंसान ठंडा पानी पी, कोक नहीं मिलेगी, ठीक है। आमिर खान ठरकी इंसान ठंडा पानी पी, मैंने कम शब्द इसलिए रखने चाहे थोड़ा सा कि अपने को वो ना हो। आमिर खान ठरकी इंसान ठंडा पानी पी, कोक नहीं मिलेगी, ताकि कोई एक्स्ट्रा वर्ड ही ना आए, डायरेक्ट मतलब टू दी पॉइंट चले अपन, ठीक है। ये 2 प्रॉब्लम इनकी थी बस, आमिर खान ठरकी इंसान ठंडा पानी पी, कोक नहीं मिलेगी, उसके बाद से यू बेईमान इंसान और पेटोगे। बंगलाइन थैला किसका ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है, बट गाली नहीं, किसका ऑर्डर है, किसका है, आयनाइजेशन एनर्जी का, बट गाली नहीं, ठीक है। आलू गालू में क्या लगता है, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, उधर इंदू और उसमें लेंथेनॉइड, बस ठीक है। अच्छा सुनो प्रभु के अंदर, हाँ लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड सुनो प्रभु, ठीक है, हाँ या ना। अच्छा चलो एक और बता दो मुझे, एक काम करना, कल ना पूरा ट्रिक एक जगह इकट्ठा कर लेना तुम लोग, ठीक है। हाँ 2 कदम पर टी, 2 कदम पे कॉफी, ठीक है, वो वाला एक डी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए आप लोग, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखेंगे मेंडलीव के बाद मोजले पीरियोडिक टेबल, नाम ही है इसका, मौजले लिखना, प्रॉपर लिखना मौजले। अब तुम्हारा नोट्स कौन चेक कर रहा है, मौजले लिखो पूरा, मौजले, ले गया मजे किसका, मेंडलीव का, मौजले। कह रहा मम्मी देख ली तो चप्पल से मारेगी लिखो मौजले। अच्छा तो ऑनलाइन क्लास तो यार बड़ा घातक होता होगा हमारा, है ना। तुम लोग ईयरफोन लगा के रखते हो या नहीं, नहीं रखते हो, अब मैं बोलूंगा ही नहीं यार, हद। चलो नहीं 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 नहीं, एक काम करना, ऐसे काम नहीं, घर पे रहो ना तो भैया या तो मन से पढ़ना, ताकि आंसर भी बता सको, पता चला वहां कुछ और चल रहा है, वहां पीछे पापा आके खड़े हो गए, ये क्या चल रहा है बेटा, तो हुआ हुआ तो चल रहा है, कॉन्सेप्ट तो नहीं आ रहा है, तो कूटेंगे पकड़ के। चलो खैर एनीवे, लिखो मोजले पीरियोडिक टेबल, लिखो इसने ना 2 ग्राफ बनाया, पहले लिखो इसने 2 ग्राफ बनाया, एक्चुअल में 2 ग्राफ बनाया, लिखो मोजले प्लॉट द कर्व बिटवीन, मोजले प्लॉट द कर्व बिटवीन, मोजले प्लॉट द कर्व बिटवीन बोथ अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी बस लिखो, अंडर रूट, अंडर रूट का साइन लगाना आता है, ऐसे देखो बेटा, ऐसे ऐसे, अंडर रूट, अंडर रूट ऐसे लगेगा, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी समझ गया, देखो अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखो इधर देख ही नहीं पा रहे हैं भाई, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखा जाता है, अंडर ऑफ रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक वेट, एंड एटॉमिक वेट, और दूसरा बनाया अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर, दोनों ग्राफ प्लॉट किए, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर। लिखो अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक वेट का जो ग्राफ था वो बड़ा वेरिएबल था, बड़ा वेरिएबल था, बड़ा वेरिएबल था, बड़ा वेरिएबल था, मतलब बदलता हुआ, अदलता बदलता हुआ था, बहुत सारे अप्स एंड डाउन थे उसमें। अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक वेट का जो कर्व था वो बड़ा वेरिएबल आया, एटॉमिक वेट
एंड अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो कर्व था वो बड़ा वेरिएबल आया। दूसरा लिखो, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर का जो कर्व था, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर का जो कर्व था वो स्ट्रेट लाइन आया था। वो क्या आया था? स्ट्रेट लाइन। इसीलिए ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बना के देता है। अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया था, स्ट्रेट लाइन आया था। तो इन्होंने कहा एटॉमिक नंबर आर मोर फंडामेंटल, ये एनसीईआरटी की लाइन है, एटॉमिक नंबर आर मोर फंडामेंटल मतलब एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडा बताएगा किसके बारे में? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। तो लिखो, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है। अब दूसरा लिखो, इनके अंदर his model was based on, लिखो, his model was based on atomic number, mark the word atomic number। कर्व किसके बीच में प्लॉट किया है बेटा? कर्व दो लोगों के बीच में। कर्व किसके बीच में? अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर। ठीक है। और ये क्या है? अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे। एक्चुअल में क्या हुआ, अगर थोड़ा डीप डाइव जानना चाहते हो, यहां पे अपना आके खत्म हो जाता है। सुनो, डीप डाइव जानना चाहते हो तो सुन लो, मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, ढंग से सुनना, यहीं पे खत्म करके छोड़ के चले जाना। देखो होता क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये इनर शेल का इलेक्ट्रॉन है। एक्सरे बनती कैसे है? अभी सुनिएगा जरा गौर से। मैंने कहा, सुनना जरा गौर से, इस इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर निकालना है। ये कौन सा शेल है? आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? इस इलेक्ट्रॉन को विजिबल रेंज की एनर्जी देनी पड़ेगी। पहले ये एनर्जी खाएगा, एक टाइम बाद बाहर आ जाएगा। बोल हाँ या ना? जब ये बाहर आएगा तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसने खाई थी वो एमिट करेगा या नहीं करेगा? साहब, उसी से कैथोड रे बन जाती है। क्या बनती है? कैथोड रे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर सर मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को, इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन को निकाला, तब क्या बनेगी? तो बेटा जी अब इस केस में क्या बन जाती है? एक्सरे। क्या बन जाती है? एक्सरे। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को तुम्हें निकालना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? हाई स्पीड का बीम भेजना पड़ेगा, तब ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा। तो ही बम्बार्डेड द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, एनसीईआरटी माता रानी कहती है। बात आती है कि सर मान लो इतनी एनर्जी इसको दी कि ये बाहर आ जाए, सर मान लो इसको भी इतनी एनर्जी दी कि ये बाहर आ जाए, लेकिन सर मान लो कोई गधा ऐसा था जिसने एनर्जी इतनी दी कि ये यहां से बाहर निकले, लेकिन कहीं बीच में जाके फंस जाए, दूसरे शेल से ना निकल पाए। अब बताइए सर। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि इसे कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। क्या कहते हैं? मेटा स्टेबल स्टेट। क्या कहते हैं? मेटा स्टेबल स्टेट। इस मेटा स्टेबल स्टेट से जब तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे, अब इसको भी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी देनी है। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे तो ये भी तो किसी फॉर्म में दिखेगा। अरे हाँ ना बोलो? जी हाँ साहब, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड बाई एमिशन रेडिएशन। जी हाँ साहब, इसे ही लेजर लाइट कहते हैं, LASER, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड बाई एमिशन रेडिएशन। बात समझ में आई? ये होता है। एक कैथोड रे वैलेंस शेल का काम है, एक्सरे इनर शेल का काम है, मेटा स्टेबल स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकाला, दिस इज, ये किसका काम है? बोलो जल्दी। ये है आपका लेजर लाइट। तो तीनों लाइट के बारे में समझ में आया। कभी भी कैथोड रे पे आप पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो कैथोड रे बना कैसे? वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से बना है। एक्सरे का हमेशा जन्म इनर शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से। दोनों के बीच में अगर फंस गया मेटा स्टेबल स्टेट, इसी को बोलते हैं लेजर, यानी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड बाई एमिशन रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड बाई एमिशन रेडिएशन, जो बचपन में लेके खेलते रहते थे। यहां पे चैप्टर आके समाप्त होता है। नई पेज, नई शुरुआत, नए हेडिंग के साथ। लगाइए। हाँ अरे भाई स्टार्ट करना है भाई, शुभ आज करके जाऊंगा मैं। केमिकल बॉन्डिंग लिखो। चुप। हाँ
लिखो लिखो, केमिकल बॉन्डिंग। बेटा जिसको पढ़ना है वो रुके, जिसको नहीं पढ़ना है वो जाए। 1 मिनट।